तो हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म कर लिया था, है ना। उम्मीद है कि तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ भी लिया होगा, क्वेश्चन भी लगा लिए होंगे। अब हम लोग को आज चालू करना था सॉलिड स्टेट। 2.5 चैप्टर सिर्फ शेष बचे हैं हम लोगों के फिजिकल केमिस्ट्री के, और बाकी हम लोग का सिलेबस पूरा खत्म हो चुका है। तो अब सॉलिड स्टेट हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखो जितना भी पढ़ाऊंगा उसमें आपका काम हो जाएगा। मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि आयनिक इक्विलिब्रियम जैसा कि मैंने पढ़ाया वैसे ही पढ़ाया जैसे कि ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ। अब आगे के 2.5 चैप्टर उतना नहीं पढ़ाएंगे, अदरवाइज मामला बहुत लेंदी हो जाएगा। तो डिफरेंस रहेगा ऑफलाइन और ऑनलाइन में, तो मैक्सिमम पोर्शन कवर हम आपका कर लेंगे, ठीक है। देखिए मेरा चैप्टर है सॉलिड स्टेट, और नाम से समझ में आ रहा है हमारे पास किसी भी स्टेट में किसी भी मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जिसमें से मोस्ट सिस्टमैटिक स्टेट जो है दैट इज सॉलिड स्टेट। हमें इसी का डिस्कशन आज करना है। गैसेस स्टेट आप पढ़ चुके हो, लिक्विड स्टेट भी मैंने उसी में थोड़ा सा पढ़ा दिया होगा, वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर अवधपुरी, और पूरा लिक्विड स्टेट इसी में खत्म हो जाता है। आज हम लोग को पढ़ना है सॉलिड स्टेट के बारे में। देखो हमारे पास मेनली 2 प्रकार के सॉलिड है, स्टेट से मतलब नहीं है, सॉलिड से मतलब है। 2 प्रकार के सॉलिड बेटा हमारे पास हैं, एक एमॉर्फस सॉलिड और दूसरा है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में 1-2 बेसिक डिफरेंस हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे एमॉर्फस सॉलिड जिन पार्टिकलों से मिलकर बना होता है वो पार्टिकल एक सिस्टमैटिक पैटर्न में अरेंज नहीं होते, दे आर रैंडमली प्रेजेंट, ओके। तो यहां पे लिखेंगे दे आर सीपी, सीपी मींस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिनसे मिलकर वो सॉलिड बना है। दे आर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर रैंडमली प्रेजेंट, रैंडमली अरेंज्ड, या रैंडमली अरेंज शब्द अच्छा नहीं रहेगा, रैंडमली मिक्स वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा। अरेंज का मतलब तो हो गया सिस्टमैटिक पैटर्न। तो दे आर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर रैंडमली मिक्स, जबकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक डेफिनिट पैटर्न में, एक डेफिनिट प्लेन में अरेंज होते हैं। Their constituent particle are arranged in definite pattern oblique plane, okay। धन्यवाद। चूंकि एमॉर्फस सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो रैंडमली मिक्स होते हैं, इसीलिए एमॉर्फस सॉलिड आर आइसोट्रोपिक एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनआइसोट्रोपिक। देखिए वेरी सिंपल, ये बहुत ही नॉर्मल सा एग्जांपल आपको दे रहे हैं। क्लास में जब पढ़ाते हैं तो दूसरा एग्जांपल देते हैं, क्योंकि आप लोग क्लास में तो हो नहीं, तो दूसरा एग्जांपल लेके चल रहे हैं। जैसे मान लो ये शक्कर रखी है और ये मिर्च रखी है, फिर शक्कर रखी है और फिर मिर्च रखी है, तो जाहिर सी बात है, आप देखिए आपने एक डेफिनेट पैटर्न बनाया है, यहां से बना दे रहे हैं, आप समझ जाओगे। मिर्च शक्कर, मिर्च शक्कर, एक डेफिनेट पैटर्न में आपने अरेंज किया है। तो आप देखिए बेटा, अगर आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो सिर्फ मिर्च की प्रॉपर्टी मिलेंगी, और इस डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं तो मिर्च शक्कर दोनों की प्रॉपर्टी मिलेंगी। मतलब जब कोई चीज डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होती है तो अलग अलग डायरेक्शन में चलने पर हमें अलग अलग प्रॉपर्टी मिलती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एनआइसोट्रोपिक। तो सोचो हम शक्कर और मिर्च को रैंडमली मिला दें, क्या मिला दें? तो भैया ऐसे चलोगे तो भी दोनों प्रॉपर्टी मिलेंगी, ऐसे चलोगे तो भी दोनों प्रॉपर्टी मिलेंगी, ऐसे चलोगे तो भी दोनों प्रॉपर्टी मिलेंगी। मतलब जब कोई चीज रैंडमली मिक्स होती है तो हर डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी सेम होती है, दैट इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक। इज इट क्लियर? तो जो रैंडमली मिक्स है वो आइसोट्रोपिक है, और जो डेफिनेट पैटर्न में अरेंज है वो एनआइसोट्रोपिक है। तो चाहो लिख लो, ब्रैकेट लिख लो, प्रॉपर्टी आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, और यहां लिख सकते हो प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। इज इट क्लियर? जो डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होगा उसकी प्रॉपर्टी एनाइसोट्रोपिक होगी, और जो रैंडमली मिक्स होगा वो आइसोट्रोपिक होगी। और भी बहुत सारी बातें होती है, हमारे काम की 2 बातें हो गई। एग्जांपल, एमॉर्फस सॉलिड लाइक ग्लास, लाइक रबर, लाइक प्लास्टिक। इसीलिए एमॉर्फस सॉलिड का एक नाम और भी होता है सुपर कूल्ड लिक्विड। एक्चुअली ये ट्रू सॉलिड नहीं होते बेटा, ट्रू सॉलिड होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे आर द ट्रू सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो एक्चुअली एक प्रकार के लिक्विड होते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, वो ट्रू सॉलिड नहीं होते हैं। ग्लास, रबर और प्लास्टिक। ग्लास के बारे में आपने डिटेल में हमसे पढ़ा है, 4th ग्रुप का वीडियो पढ़ा होगा, सानिया पर फिर चढ़ा प्यार का भूत, याद है। और ट्रू सॉलिड इनको छोड़ दीजिए, रिमेनिंग ऑल आर द ट्रू सॉलिड। लोहे का टुकड़ा ट्रू सॉलिड है, कॉपर का टुकड़ा ट्रू सॉलिड है, नमक NaCl ट्रू सॉलिड है, शुगर ट्रू सॉलिड है, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ ट्रू सॉलिड। NaCl ट्रू सॉलिड है, SA ट्रू सॉलिड है, शुगर ट्रू सॉलिड है, लोहे का टुकड़ा ट्रू सॉलिड है, कॉपर का टुकड़ा ट्रू सॉलिड है, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ ट्रू सॉलिड। एक बेसिक बात हमने आपको बताई कि ये एमॉर्फस सॉलिड देखने में सॉलिड के जैसे लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये सॉलिड नहीं होते हैं, ये सुपर कूल लिक्विड होते हैं। आइसोट्रोपिक होते हैं, रैंडमली मिक्स होते हैं, ये एनआइसोट्रोपिक होते हैं, डेफिनेट पैटर्न या प्लेन में अरेंज होते हैं। ओके, हमें आज अपने चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ओके, देखिए आपको ये वाला सिस्टम समझ में आया? जो रैंडमली मिक्स होगा कहीं पर भी जाओगे प्रॉपर्टी सेम मिलेगी, और जो डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होगा अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी मिलेगी। अब हम लोग चल रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ठीक है। देखिए बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, सब कुछ कवर हो जाएगा। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड जो डेफिनेट पैटर्न में या प्लेन में अरेंज है। सुना बेटा, वी हैव 7
बेसिक क्रिस्टल सिस्टम। देखिए हमारे पास इस धरती पर जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड उपस्थित हैं, जो भी मैंने एग्जांपल लिखे NaCl या जो भी एग्जांपल ले लो, वो मेनली 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टमों से मिलकर बना होता है। आपने नाम भी सुना होगा, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, सुना नहीं सुना? तो हमारे पास 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। इस धरती पर जितने भी सॉलिड होते हैं वो इन्हीं 7 में से किसी एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। इन सातों बेसिक क्रिस्टल सिस्टम में हमारे जो कोर्स में है दैट इज क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। इन 7 क्रिस्टल सिस्टम में जो हमारे कोर्स में है, डिटेल में हम लोग को पढ़ना होता है, दैट इज क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ध्यान रखिएगा, पहला सवाल आपका मेडिकल का ये बन चुका है, हाउ मेनी बेसिक क्रिस्टल सिस्टम आर प्रेजेंट? 7। हमें पढ़ना कौन सा है उन 7 में से? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम हमें पढ़ना है। अब सवाल ये है कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम क्यों कहते हैं? देखिए, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम इसलिए कहते हैं बिकॉज इट्स बिल्डिंग ब्लॉक को सॉलिड स्टेट की भाषा में एक नया नाम दिया जाता है, यूनिट सेल। ओके, देखिए बेटा, बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब होता है वो छोटी सी छोटी इंटाइटी, वो छोटे से छोटा टुकड़ा जिसे एक के ऊपर एक रिपीट करते चले जाएं तो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाए। आप ऐसे पढ़ सकते हैं, हम लोग जिस कमरे में बैठे हुए हैं, ये कमरा एक छोटी सी ईंट से मिलकर बना है। एक छोटी सी ईंट जब आप एक के ऊपर एक रखते चले जाते हैं, दाएं बाएं रखते चले जाते हैं, तो एक कमरा बन जाता है। तो ये छोटी सी जो ईंट है वो इसका क्या बना देगा? यूनिट सेल। तो यूनिट सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी क्रिस्टल सिस्टम। हमारा क्वेश्चन ये था कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम क्यों कहते हैं? रीजन, इट्स बिल्डिंग ब्लॉक इज क्यूबिक शेप्ड। ये जिस बिल्डिंग ब्लॉक जिस यूनिट सेल से मिलकर बनता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्यूब के आकार का होता है। देखिए, क्यूब वैसे तो आप लोग बना ही लेते हो, एक बार मेरा तरीका भी देख लो बनाने का। एक स्क्वायर बना लीजिए, एक स्क्वायर इसके अंदर बनाएंगे, लेकिन बिल्कुल बीच से नहीं बनाते, थोड़ा ऊपर से, बिल्कुल बीच से नहीं बनाएंगे, थोड़ा ऊपर से बनाएंगे और सारे कॉर्नर्स को मिला। ओके, जस्ट लिसन टू मी। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम इस छोटे से क्यूब से मिलकर बनता है। यही क्यूब जब एक के ऊपर एक और दाएं बाएं हम रखते चले जाते हैं तो जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमको मिलता है, दैट इज कॉल्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ओके, तो इसका यूनिट सेल, इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्यूब के आकार का होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। धन्यवाद। हमारे बच्चों को ये मालूम होना चाहिए, जो क्यूब होता है उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी गहराई, ये तीनों लेंथ आपस में क्या होती है? बराबर होती है। A बराबर B बराबर C। पहला पॉइंट। हमारे बच्चे ये भी जानते हैं, यहां पर ये जो एंगल बनेंगे, चाहे ये एंगल हो, चाहे ये एंगल हो और चाहे ये एंगल हो, जो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। बोलो, इस कमरे के सारे एंगल कितने होंगे? 90 डिग्री। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। बात सबको समझ में आ गया है? ओके, ध्यान दो सब लोग। अच्छा, अगर हम लोग इस क्यूब को और ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमें दिखाई पड़ेगा इस क्यूब के अंदर कितने कॉर्नर्स हैं। आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8। यस, इस क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का जो यूनिट सेल है, जो क्यूब के आकार का होता है, इसमें कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। किसी को प्रॉब्लम? नेक्स्ट पॉइंट। अगर हम ध्यान से देखें तो इस क्यूबिक यूनिट सेल में कितनी भुजाएं हैं? भुजाओं का मतलब 2 कॉर्नर को मिलाने वाली रेखा, बोले तो एज। कितनी एज है? आप देखिए, 12 एज होती हैं, सबको मालूम होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वी हैव 12 एजेस। Am I right? अगर ध्यान से इस यूनिट सेल को हम लोग देखें तो इसके पास कितनी फेस होती हैं? फेस का मतलब एक स्क्वायर जो प्लेन होता है उसे हम लोग कहते हैं फेस। अगर आप ध्यान से देखें, एक टॉप फेस है, बोलो, एक बॉटम फेस है, बोला करो, एक राइट वाली फेस है, बोलो, एक लेफ्ट वाली फेस है, बोलो, एक ये सामने वाली फेस है, बोलो, और एक ये पीछे वाली फेस है। Am I right? तो हमारे क्यूबिक यूनिट सेल में कितनी फेसें होती हैं? 6 फेसें होती हैं। इज इट क्लियर? टॉप फेस, बॉटम फेस, राइट फेस, लेफ्ट फेस, फ्रंट फेस और बैक फेस या रियर फेस। क्लियर? कितनी फेसें होती हैं? 6। अच्छा, कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल हो, इसके बीच में कहीं यहां पर एक बॉडी सेंटर होता है। हर यूनिट सेल का बॉडी सेंटर एक ही होगा, चाहे वो कोई भी हो। फिर तो 1 बॉडी सेंटर। मेरा बोलो क्या हो गया? बॉडी सेंटर हो गया। अच्छा, 2 बातें और देख लीजिए। हम लोग के कोर्स में कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है? बोलो, क्यूबिक। इसका यूनिट सेल किसके आकार का होता है? क्यूब के आकार का होता है। कितने कॉर्नर है? 8। कितनी भुजाएं हैं? 12। कितने प्लेन या फेस है? 6। कितने बॉडी सेंटर है? 1। अब एक शब्द और होता है बेटा, डायगोनल। बेटा बोलो क्या? देखिए बेटा, एक ही लाइन के कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन एज कहलाती है, और अपोजिट कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन डायगोनल कहलाती है। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? डायगोनल। सुनो, अगर ये तिरछी लाइन, जिसे आप डायगोनल कह रही हैं, अगर ये तिरछी लाइन फेस के सेंटर को चीरते हुए निकले तो उसे कहते हैं फेस डायगोनल, और अगर वो तिरछी लाइन बॉडी सेंटर को चीरते हुए निकले तो उसे कहते हैं बॉडी डायगोनल। ध्यान से अगर आप लोग देखें बेटा तो आपको दिखाई पड़ेगा, मैंने बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है, समझ में आएगा? कोई बच्चे तो कोई बैठे नहीं है और वीडियो वाले को सब दिखाई पड़ेगा। देखिए, मैंने इस कॉर्नर से फेस सेंटर को चीरते हुए ये लाइन ड्रॉ करी, देन दिस लाइन इज इक्विवेलेंट टू फेस डायगोनल, क्योंकि इसने फेस के सेंटर को चीरा है। ओके, लेकिन अगर मैं बॉडी सेंटर को चीरते हुए ये लाइन पास करूं तो दिस लाइन इज करेस्पॉन्डिंग टू बॉडी डायगोनल। एम आई राइट डियर? ओके, आप कंटिन्यू करिएगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्यूबिक यूनिट सेल में फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल 2 तिरछी लाइनें होती हैं।
फेस के सेंटर को चीरे तो फेस डायगोनल, बॉडी के सेंटर को चीरे तो बॉडी डायगोनल। इज इट क्लियर? ओके, समझ लो बेटा। जैसे कि आपने अभी देखा कि क्यूबिक यूनिट सेल की सारी भुजाएं बराबर होती है, हम सबको बोलेंगे अब ए ए ए, अब सबको ए बोलेंगे। अगर इसकी भुजा की लंबाई ए है तो फेस डायगोनल की लंबाई होती है a√2 और बॉडी डायगोनल की लंबाई होती है a√3। याद बोलो, फेस डायगोनल बोलो a√2 और बॉडी डायगोनल बोलो a√3। इज इट क्लियर? हमारे छात्र सामने देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा आपको बनाना नहीं है स्ट्रक्चर, बस थोड़ा बड़ा जानबूझ के बना रहे हैं क्योंकि आपकी बोलने की बारी आ चुकी है। ओके, ये आपने एक यूनिट सेल बनाया है जो रिपीट होकर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को डेवलप करेगा। अच्छा समझ गए? मैं इशारा करूंगा, आपको बताना है फेस डायगोनल या बॉडी डायगोनल। एम आई राइट? बोलेंगे, बोलो बोलो बोलो, पक्का बताना है? बोलो बोलो। उम्मीद है आपको फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल दिखाई पड़ गया। बेटा क्लास में होते तो ऐसा फीलिंग दिलवाते हैं इसके चैप्टर का, कुछ कहो नहीं, लेकिन वीडियो में जितना हम कर पा रहे हैं उतना हम कर देंगे। डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, वरना हम आपको 3D भी दिखा सकते थे। खैर, अब मेरी बात सुनना, तो ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज दिस? बॉडी डायगोनल। वेरी गुड। व्हाट इज दिस? टेल मी व्हाट? बॉडी डायगोनल। ये देखो, अब ये चूंकि 2D बना हुआ है, बस सोचिएगा सिर्फ एक बॉडी डायगोनल ये बन गया। बताओ इस कॉर्नर से बोलो, और उसी प्लेन के दूसरे कॉर्नर से एक बॉडी डायगोनल ये बना, तो उसी प्लेन के तीसरे कॉर्नर से एक बॉडी डायगोनल कुछ ये बनेगा। बोलो 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 बोलो। और उसी प्लेन के चौथे कॉर्नर से एक बॉडी डायगोनल ये बनेगा। सहमत हो कि नहीं हो? तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि क्यूबिक यूनिट सेल में हाउ मेनी बॉडी डायगोनल आर प्रेजेंट? 4। कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? 4। एम राइट? अगर मैं बात करूं फेस डायगोनल की, तो देखिए एक फेस से 2 फेस डायगोनल बनेंगे। एक बोलो और 2, तो एक फेस से बनेंगे 2 फेस डायगोनल, तो 6 फेस से बनेंगे 12 फेस डायगोनल। हमारी बात समझ में आ रही है? तो क्यूबिक यूनिट सेल के एक यूनिट सेल में कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? बोलो 4। और कितने फेस डायगोनल होते हैं? 12। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? चलो बोल, कुछ समझना। 3D व्यू है क्या? ये बॉडी डायगोनल, ये भी क्या है? बॉडी। समझ गए? चलो बताओ, चलो बोलो ये क्या है? 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 एज। ये क्या है? सीधी लाइन, एज, तिरछी लाइन डायगोनल। तिरछी लाइन डायगोनल, फेस के सेंटर को चीरे तो फेस डायगोनल, और बॉडी सेंटर को चीरे तो बॉडी। इज इट क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्लियर बेटा? अच्छा, कितने बेसिक क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास होते हैं? 7। हमारे कोर्स में कौन सा है? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। इसके यूनिट सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्यूब के आकार। तीनों बॉन्ड लेंथ बराबर होती है और तीनों एंगल भी आपस में बराबर। कितने कॉर्नर, कितने फेस, कितनी भुजाएं, कितने फेस डायगोनल? रटो नहीं, बोलो एक फेस से बने तो 6 फेस से 12। कितने बॉडी डायगोनल? 4। बॉडी के सेंटर को चीरती हुई तिरछी लाइन बॉडी डायगोनल, फेस सेंटर को चीरती हुई तिरछी लाइन फेस। ओके, अब देखिए अगला पॉइंट एक बार लिखे साथ लिखिए। इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, जो अपन लोग डिटेल में पढ़ना है, इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम constituent particle arrange in 3 different pattern। ओके बेटा, ध्यान से समझेंगे, समझेंगे? देखिए बड़ी बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा। अपन को जो क्रिस्टल सिस्टम पढ़ना है क्यूबिक, अब इस क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज होता है आकर, तो 3 पैटर्न में अरेंज हो सकता है। बेटा बोलो कितने पैटर्न में? अब आपको लिखना है, ये 3 पैटर्न है। सिंपल क्यूबिक सेल, शॉर्ट में SCC, फेस सेंटर सेल, शॉर्ट में FCC, और बॉडी सेंटर्ड सेल। बेटा ये इतना प्यारा चैप्टर है, सच बता रहा हूं बेटा, मैं तो बस सिर्फ ऊपर वाले से दुआ कर रहा था क्लास में पढ़ाने को मिल जाए। ये चैप्टर बहुत प्यारा चैप्टर है, मतलब इसकी फीलिंग अलग दिलाते हैं जब ये क्लास में होता। लेकिन खैर प्रयास करेंगे कि वीडियो में भी कुछ फीलिंग डेवलप हो, इतनी हो जाएगी कि नीट का सवाल सही हो जाएगा बस। ठीक, अब सिंपल क्यूबिक सेल ये कौन सा पैटर्न है? इस पैटर्न में जब पार्टिकल अपने आप को अरेंज करता है तो ये यूनिट सेल के सिर्फ कॉर्नर्स ऑक्युपाई करता है। बेटा बोलो क्या? सिर्फ कॉर्नर्स, ओनली एट कॉर्नर। हमारे बेटा समझेंगे बेटा? जैसे आप कोई बड़ा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, छोटे से में काम चल जाएगा। ये तो हो गया आपका यूनिट सेल। अब हमें कौन सा यूनिट सेल बनाना है बेटा? सिंपल क्यूबिक सेल। तो इसका मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कहां पर बैठा होगा? कॉर्नर पर। 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक सेल। ओके, फेस सेंटर सेल में क्या होता है? जो सीपी होता है बेटा, हम सीपी बोलेंगे। सीपी मतलब कॉर्नर्स पर बैठा होगा और ऑल फेस सेंटर पर बैठा होगा। है ना बेटा? इधर देखिए सब लोग, ये मैंने बनाया यूनिट सेल। मैं जानबूझ के अपने छात्रों को क्यूब अपने स्टाइल से बनाना सिखाता हूं क्योंकि आपको बार बार बनाना पड़ेगा। ओके, समझ बेटा? तो ये तो कहां बैठा दिया तुमने? सारे कॉर्नर्स पे बैठा दिया। अब देखिएगा आपको आनंद आएगा। अब हमें कहां बैठाना है? हर फेस के सेंटर पे। देखो बेटा, टॉप वाली फेस इमेजिन कर पा रहे हैं इसके सेंटर पे, बॉटम वाली फेस इमेजिन कर पा रहे हैं सेंटर पे, राइट वाली फेस इमेजिन कर पा रहे हैं सेंटर,
लेफ्ट वाली फेज इमेजिन कर पा रहे हैं? अब थोड़ा कुछ कुछ होगा, ध्यान देना। क्या फ्रंट वाली फेज इमेजिन कर रहे हैं? बोलो बोलो। फ्रंट वाली फेज का सेंटर कहीं यहां कहीं होगा, बोलो सहमत है? क्या रेयर या पीछे वाली फेज देख पा रहे हैं? इसका फेज सेंटर कहीं यहां पर होगा। इज इट क्लियर? ओके, तो आप देखिए एफसीसी में क्या होता है, 8 कॉर्नर और 6 फेसों के सेंटर पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बैठा होता है। इस अरेंजमेंट को कहते हैं एफसीसी अरेंजमेंट। अच्छा, बॉडी सेंटर में समझ गए होंगे, सीपी जो होगा वो सारे कॉर्नर और बॉडी सेंटर पर बैठा होता है। इज इट क्लियर? उम्मीद करते समझ गए आप लोग। ये तो हमने बैठा दिया 8 कॉर्नर्स पर बेटा, और बॉडी सेंटर कहीं यहीं के बीच में तो होगा, बोला बोला करो। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड बीसीसी अरेंजमेंट। ओके, अब एक बार और समझिए। देखिए एफसीसी और बीसीसी अगर इनको ध्यान से देखें तो इनके अंदर ये वाला अरेंजमेंट तो है ही है, बोलो बोलो बोलो। इन दोनों के अंदर ये वाला अरेंजमेंट तो है ना, इसीलिए बेटा इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं प्रिमिटिव अरेंजमेंट, सबसे पुराना। तो ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर चाहे सिंपल क्यूबिक सेल बोल दे या प्रिमिटिव यूनिट सेल बोल दे, दोनों का मतलब क्या होता है सेम। प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक सेल एक ही बात होती है, सीपी सिर्फ कहां पर होगा, कॉर्नर्स पर रखा होगा। यहां पर जब ये अरेंजमेंट हम आपको पढ़ा देते हैं तो यहां पर एक नोट आ गया। ये तो बेटा बात हो गई क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की, जो हमें डिटेल में पढ़ना है। लेकिन वास्तव में कितने क्रिस्टल सिस्टम है? 7, जिन्हें आप कहते हैं बेसिक क्रिस्टल सिस्टम। अब सुनो, ये 3 अरेंजमेंट, जो 6 क्रिस्टल सिस्टम बचे, उनमें भी अरेंजमेंट हो सकता है। किसी में 3 होंगे, किसी में इनमें से 2 होंगे, किसी में इनमें से 1 होगा, और एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम भी होता है जिसमें 4 प्रकार के अरेंजमेंट होते हैं, ये 3 और एक और भी होता है एंड सेंटर्ड। मैंने आपको बताया नहीं। तो अगर कभी आपसे एग्जामिनर ये पूछे कि टोटल 7 अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो ध्यान रखिएगा टोटल 14 अरेंजमेंट पॉसिबल है। बराबर कितने हैं? 14। जिस प्रकार से क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 3 अरेंजमेंट पॉसिबल है, अगर 7 क्रिस्टल सिस्टम की बात करें तो टोटल 14 अरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं। जस्ट ए मिनट, किसी बच्चे के मन में ये आ सकता है कि गुरुजी एक क्रिस्टल सिस्टम में 3 अरेंजमेंट है, 3 पैटर्न है, तो 7 में 7 तिहाई 21 पैटर्न होने चाहिए। मैंने अभी क्या बोला? ये जरूरी नहीं है कि हर क्रिस्टल सिस्टम में ये तीनों पैटर्न उपस्थित हो। किसी में 2 भी हो सकते हैं, किसी में 3 हो सकते हैं, किसी में 1 भी हो सकता है। ओके, तो हाउ मेनी टोटल अरेंजमेंट आर पॉसिबल? 14, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रेविस लैटिस। बेटा बोलो क्या कहते हैं? तो कभी सवाल आए कितनी ब्रेविस लैटिस होती है? 14। और कितने क्रिस्टल सिस्टम होते हैं? 7। ओके, लिख लो पॉइंट बेटा। इन ऑल 7 क्रिस्टल सिस्टम टोटल 14 arrangement are possible, called Brevis lattice। बेटा बोलो क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? ब्रेविस लैटिस। जरा उसको अंकित बोला, अंकित बोला। ओके बेटा, हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। अगला बेटा हमारा पॉइंट क्या है? देखो, अगला बेटा हमारा पॉइंट है कंट्रीब्यूशन of atom present at different lattice point। एक हेडिंग पड़ेगी, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट एट डिफरेंट लैटिस पॉइंट। ओके, देखो एक नया शब्द बच्चों के सामने आ गया, लैटिस पॉइंट। नथिंग में जिन स्थानों पर ये एटम बैठे होते हैं उन्हीं स्थानों को कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, सॉलिड स्टेट की भाषा में लैटिस पॉइंट। कॉर्नर एक लैटिस पॉइंट है, फेस सेंटर एक लैटिस पॉइंट है, बॉडी सेंटर एक लैटिस पॉइंट। जहां पर सीपी बैठा होता है उस स्थान को कहते हैं लैटिस पॉइंट। अब सबसे पहली बात यह है कि इस हेडिंग का मतलब क्या है। देखिए बेटा, कोई सीपी कॉर्नर पर बैठा हुआ है, तो कहने को कॉर्नर पर एक एटम बैठा हुआ है। हमारा क्वेश्चन ये है कि उस एटम का कितना भाग उस यूनिट सेल के अंदर है। दिस इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिसको मैंने एटम बोल दिया है। रीजन क्या है बेटा? हम लोग सॉलिड स्टेट में सीपी को हमेशा मानते हैं स्फेरिकल एटम। बेटा लोग क्या मानते हैं? स्फेरिकल एटम। बेटा अंकित, वो पानी की बोतल, ये बात समझ आ रही बेटा? सवाल ये है, फेस के सेंटर पर एक एटम रखा हुआ है, तो इसका कितना पार्ट इस एक यूनिट सेल के अंदर है? दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम। ओके, हमें यही पता करना है कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है। बहुत आसान है, आप सामने नहीं है, हमारे वीडियो में है, तो वीडियो की स्टाइल से समझा दे रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल। देखिए, आप क्या करिए, जिस एटम के कंट्रीब्यूशन को पता करना है कि उसका कितना पार्ट एक यूनिट सेल के अंदर है, आप क्या करिए, उस एटम को ढेर सारे यूनिट सेल की हेल्प से कवर करने का प्रयास करो। मान लो किसी एटम को पूरा ढकने में 10 यूनिट सेल खर्च हो गए, तो एक यूनिट सेल में उसका कितना पार्ट आया? 1/10। 10 यूनिट सेल बराबर 1, तो 1 यूनिट सेल बराबर 1/10। मान लो किसी एटम को 100% घेरने में 2 यूनिट सेल आए, तो 2 यूनिट सेल ने घेरा है एक एटम, तो 1 यूनिट सेल ने घेरा होगा 1/2 एटम। कंट्रीब्यूशन आ गया 1/2। ठीक, अब समझ में आप देखिए देखिए, एक एक पॉइंट क्लियर होगा, बस पेशेंस रखिए। सॉलिड स्टेट भी आपकी आत्मा तक जाएगा। जस्ट लिसन, बस आराम से देखिए।
मैं यहीं पर अपने छात्रों को एक छोटा सा डायग्राम बना के समझाता हूं। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे सामने नहीं है, इसलिए अब जो कुछ भी होगा डायग्राम से ही हो पाएगा। ठीक है, आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये तो मान लीजिए इस कॉर्नर पर एक स्फीयर रखा, जैसा कि मैं बोल चुका हूं, हम लोग अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को फुटबॉल की तरह मानते हैं, स्फीयरिकल मानते हैं। अब देखो, हमें इसका कंट्रीब्यूशन पता करना था, हम इसको पूरा घेरने का प्रयास करेंगे। ध्यान से समझना, एक यूनिट सेल हो गया ना, एक यूनिट सेल इसके बगल में बनाया, बोलो कुछ और गिर गया, थोड़ा सा और गिर गया। अब इन 2 यूनिट सेल के पीछे 2 यूनिट सेल, बेटा बोलो। अगर देखिए 4 यूनिट सेल को हम देखें तो आधा कॉर्नर वाला एटम गिर चुका है। आप लोग सोच रहे होंगे आधा क्यों गिरा, ये तो पूरा गिर गया। बेटा ये फुटबॉल के आकार का है, स्फेरिकल है ये। अगर ये प्लेट के जैसा चपटा होता, अगर ये 2 डायमेंशनल होता तो 4 लोगों ने इसको घेर लिया था, लेकिन चूंकि आपने इसको स्फेरिकल माना है, 3 डायमेंशनल माना है, तो 4 यूनिट सेल ने घेरा है आधा। तो 4 के ऊपर 4 यूनिट सेल अगर और रख दिए जाएं तो ये पूरा गिर जाएगा। सहमत हो कि नहीं हो? सहमत हो कि नहीं हो? मतलब कॉर्नर वाले एक एटम को घेरने के लिए 4 और 4 8 यूनिट सेल की जरूरत पड़ रही है। तो पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 1/8। कितना हुआ? 1/8। तो कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन आ गया 1/8। लिखना मना है। मैं फिर से अपने बच्चों को कंट्रीब्यूशन का मतलब बताने जा रहा हूं कि उस एटम का कितना फ्रैक्शन एक यूनिट सेल के अंदर है। कॉर्नर वाले का 1/8 फ्रैक्शन एक यूनिट सेल के अंदर है, तो इसका कंट्रीब्यूशन हो गया 1/8। हमारे बच्चे जानते हैं अगर इसको परसेंटेज में बदलना हो तो 100 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। मतलब कॉर्नर वाले एटम का 12.5% एक सेल के अंदर होता है और रिमेनिंग 87.5% सेल के बाहर होता है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? बोलो नहीं। अब हमें कंट्रीब्यूशन पता करना था एज वाले का। ध्यान दो सब लोग। मान लो बेटा कोई एटम है जो एज के सेंटर पे रखा है। बोलो कहां पर? फिर से वही बात है, इसको पूरा घेरने का प्रयास करिए। आप समझ गए होंगे। देखना, एक यूनिट सेल, बगल में एक लगाया, 2 ने मिलकर इसको आधा घेर लिया, 2 के ऊपर 2 और रख दिए जाए तो 4 यूनिट सेल मिलकर एज वाले को पूरा घेर लेते हैं। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल हो गया 1/4। परसेंटेज में बदलोगे, 100 से गुणा करोगे तो परसेंटेज आएगा 25%। कोई आपत्ति बोलो? कोई आपत्ति बोलो? नहीं। आ जाओ, आओ और करते हैं, दोबारा से करते हैं। ठीक है, दोबारा से। चल भाई, देखना कॉर्नर वाला, देखो भाई, एक यूनिट सेल के अंदर कितना है? 1/8। बोलो। दूसरा बगल में बनाया, 1/4 गिर गया। बोलो। 2 के पीछे 2 बनाए, 1/2 गिर गया। बोलो। और 4 के ऊपर 4 रखे, 100% गिर गया। राइट? तो कॉर्नर वाले को घेरने के लिए 8 यूनिट सेल। नेक्स्ट आओ, फिर देखते हैं एज वाले को। एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन है 1/4। बोलो। बगल में एक और बनाया, आधा गिर गया। बोलो। और 2 के ऊपर 2 और बनाए, पूरा गिर गया। तो 4 यूनिट सेल एक साथ घेरते हैं एज वाले को। तो पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन 1/4। नेक्स्ट, फेस सेंटर वाले का। समझ तो गए हो गया? देखो, मान लो ये कोई फेस सेंटर पर आपने स्फीयर रख दिया है। अब खुद सोचो यार, इस फेस सेंटर वाले का आधा हिस्सा इसमें है, आधा हिस्सा इसमें। इसको पूरा घेरने के लिए 2 यूनिट सेल की जरूरत पड़ रही है। तो पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन होगा 1/2। परसेंटेज बदलो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे 50। ठीक। नेक्स्ट, बॉडी सेंटर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन क्या बताने की जरूरत है? हुजूर, बॉडी सेंटर पर जो क्यूब के अंदर रखा हुआ है तो दूसरे क्यूब की जरूरत ही नहीं है। 100% कंट्रीब्यूशन होगा। फ्रैक्शन में बोलेंगे 1 और परसेंटेज में बोलेंगे 100%। राइट बेटा? समझ में आ गया सबको? ऐसे बनाइएगा, आप जितना बनाओगे आपको उतना अच्छा फीलिंग आएगा। ध्यान रखिए, जितना आप बनाओगे आपको उतना अच्छा लगेगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन हो गया। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसी एटम का कितना पार्ट, कितना फ्रैक्शन एक यूनिट सेल के अंदर है। दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। लिख के बोलो, कॉर्नर वाले का बोलो 1/8, एज वाले का 1/4, फेस सेंटर वाले का 1/2 और बॉडी के अंदर वाले का हो गया 1। ठीक है, ठीक है बेटा? हटा देना, ये थोड़ा बना लीजिए, आपको अच्छा फीलिंग आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। कंट्रीब्यूशन हो गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। या क्वेश्चन क्यों, एग्जांपल ही देखा जाए। एक स्टार लगा के लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट पर यूनिट सेल। इसे हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका दूसरा नाम होता है रैंक ऑफ सॉलिड। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट पर यूनिट सेल। ठीक है, देख, अभी भी आपने देखा कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में कितने पैटर्न पॉसिबल थे? 3। सिंपल क्यूबिक सेल, फेस सेंटर सेल और बॉडी सेंटर सेल। अब सवाल यह है इन तीनों पैटर्न में पर यूनिट सेल टोटल कितने एटम्स होंगे? राइट, इधर देखिए सब लोग। जैसे बात करें सिंपल क्यूबिक सेल की, सिंपल क्यूबिक सेल के हर कॉर्नर पर एक एटम रखा हुआ है। तो कितने एटम रखे हैं टोटल? 8 कॉर्नर है, 8 एटम रखे। तुम बताओ क्या कॉर्नर वाला 100% सेल के अंदर होता है? नहीं, सिर्फ 1/8 सेल के अंदर होता है। तो अगर इन लेटेस्ट पॉइंट में हम उसके कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर दें तो पर यूनिट सेल एक्चुअल में कितने एटम उपस्थित हैं वो आ जाएगा, बोले तो 1। दिस इज द रैंक ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल।
हमारी बात करो। कहने को सिंपल क्यूबिक सेल में 8 एटम उपस्थित हैं, लेकिन वास्तव में सिर्फ एक एटम ही अंदर है, बकाया 7 एटम तो बाहर है। देखने में लग रहा है कि 8 कॉर्नर पर 8 एटम रखे हुए हैं, बट इफेक्टिव एटम कितने उसके अंदर हैं? एक। ओके होगी? तो रैंक ऑफ सॉलिड बोलो या नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम बोलो या नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल बोलो, एक ही बात। ओके बता बेटा, हम लोग बात करें एफसीसी की। हमारे बच्चे जानते हैं इस अरेंजमेंट में एटम 8 कॉर्नर्स पे रखे होते हैं और 6 फेस सेंटर पे रखे होते हैं। सभी बच्चों को मालूम है कि इन लैटिस पॉइंटों का कंट्रीब्यूशन 100% नहीं होता है, तो हमें इनके कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉर्नर वाले का 1/8 और फेस वाले का 1/2। 8 एकम 8, 1 2 3 6 3 और 1 4। तो एफसीसी अरेंजमेंट में पर यूनिट सेल इफेक्टिव एटम कितने होते हैं? 4। रैंक ऑफ सॉलिड क्या होता है? 4। ओके, इन्हें इफेक्टिव एटम भी बोल सकते हैं, रैंक ऑफ सॉलिड बोलो या इफेक्टिव एटम बोलो, सब एक ही बातें होती हैं। आपको मतलब अगर समझ में आ गया, समझ में आ गया। इफेक्टिव एटम पर यूनिट सेल एक ही बात है। ओके ठीक है बेटा, आप बताइए बेटा, अगर मैं बीसीसी अरेंजमेंट की बात करूं जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 8 कॉर्नर पे होते हैं और एक बॉडी सेंटर पे होते हैं, अगर इफेक्टिव एटम निकालने हैं आपको तो कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करिए। कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8 और बॉडी सेंटर वाले का 1। 8 एकम 8 और 1 और 1 2। तो रैंक ऑफ सॉलिड आ गया 2, इफेक्टिव एटम का नंबर आ गया 2। ओके, ये तो आप पहले बना चुके। ठीक है, ओके बेटा। अच्छा, तो एक बात सभी लोग सुन ले हमारी। देखिए, मैं फिर से अपनी बात को एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ये कहने की बात है कि एफसीसी पैटर्न में 8 और 6 14 एटम उपस्थित हैं, पर इन 14 एटम में सिर्फ 4 एटम यूनिट सेल के अंदर है, बकाया 10 एटम हवा में है, बाहर। दिस इज द मीनिंग ऑफ रैंक ऑफ सॉलिड या इफेक्टिव एटम पर यूनिट सेल। इट क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है? अच्छा चलो, एक पॉइंट ये हो गया। अब इसका सोचो जरा, तो सोचो, अगर किसी यूनिट सेल में हमें जेड निकालना है, अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, जेड का मतलब बोलो इफेक्टिव एटम पर यूनिट सेल या रैंक ऑफ सॉलिड या नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, एक ही बात। सुना, इस डिस्कशन से ये क्लियर है, अगर मुझे जेड का वैल्यू निकालना है तो मैं क्या कर रहा हूं बताओ? मैं लैटिस पॉइंटों में उनके कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और सबको जोड़ता चला जा रहा हूं। तो क्या आज एक फार्मूला हम ये नहीं बना सकते, उसके नीचे लिखिएगा कि कभी भी इफेक्टिव एटम का नंबर निकालना हो, आप डिफरेंट लैटिस पॉइंटों में उनके कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करेंगे और सबको जोड़ते चले जाएंगे तो जेड की वैल्यू आ जाए। कभी भी जेड निकालना हो, समेशन ऑफ लैटिस पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई इट्स कंट्रीब्यूशन। आगे बढ़े, आइए कुछ क्वेश्चन इस पर आधारित किए जाए। लैटिस पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई इट्स कंट्रीब्यूशन गिव्स यू नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम या रैंक ऑफ सॉलिड या जेड। ओके, क्वेश्चन हमारे सामने आए, क्वेश्चन लिखेंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम पर यूनिट सेल इफ they are present at all corners and 2 at each body diagonal। मैं करूंगा बेटा, ठीक है। जैसा कि मेरे बच्चे जानते हैं, इफेक्टिव एटम का तरीका हो गया, आज आपने सीखा लैटिस पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन और सबको जोड़ते चले जाओ। देखिए बेटा, आपको जेड निकालना है कि एक यूनिट सेल में उसके कितने एटम होंगे। आज कहां कहां पे रखा है, देखिए सभी कॉर्नर्स पे रखा है, तो लैटिस पॉइंट कितने हो गए? 8। 8 कॉर्नर 8 मल्टीप्लाइड बाई कॉर्नर वाले कंट्रीब्यूशन, ठीक, प्लस और कहां रखा है? 2 रखे हैं प्रत्येक बॉडी डायगोनल पर। अभी अभी आपने देखा एक यूनिट सेल में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, कितने अभी बताया था मैंने? तो एक बॉडी डायगोनल में 2 एटम रखे हैं, तो 4 बॉडी डायगोनल में 8 एटम हो गए, तो 8 लैटिस पॉइंट हो गए हैं बॉडी डायगोनल वाले। और इसका कंट्रीब्यूशन, बेटा एक बात बताओ, बॉडी डायगोनल भी तो यूनिट सेल के अंदर की चीज है, जैसे बॉडी सेंटर सेल के अंदर की चीज है, बॉडी डायगोनल भी सेल के अंदर की चीज है, तो इसका कंट्रीब्यूशन भी होगा 100%, बोले तो 1। एम राइट? तो रैंक ऑफ सॉलिड बोले तो इफेक्टिव एटम्स आ गए 9। नहीं समझ में आया? बोलो, चल हो गया, खत्म। समझ में आ रहा है? क्या मेरे बच्चे मुंह जबानी बताएंगे? मुंह जबानी बताएंगे? मुझे करो, पेन चला के तो बेइज्जती हमारी भाई, ठीक। एक क्यूबिक यूनिट सेल है, ध्यान रखिएगा, आपके मेडिकल में क्यूबिक ना बोला जाए तो भी आप क्यूबिक मानकर ही चलेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, जिसका यूनिट सेल क्यूब के आकार का होता है। एक एटम है जो सभी कॉर्नर्स पे रखा है और सभी एज के सेंटर पे रखा है, बताइए इफेक्टिव एटम्स कितने होंगे? बोलो, मैंने बोला है सभी कॉर्नर पे रखा है और सभी एज पे रखा है,
जल्दी से लेटेस्ट पॉइंट काउंट करके कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो कितने कॉर्नर? 8। कंट्रीब्यूशन कितने एज? 12। कंट्रीब्यूशन 1/4, तो 8 1 कम 8, 4 तिहाई 12। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है? सवाल क्लियर हो गया? चल अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, एक दूसरे सवाल की तरफ जा रहे हैं। सुनो, पर एक बात बताओ, अभी तुमने जो एक सवाल कॉपी पे लिखा या एक सवाल मुंह जबानी किया, इसमें यूनिट सेल में सिर्फ एक एटम उपस्थित था, तुमने उसके लिए जेड का वैल्यू निकाला। सुनो, सोचो अगर मैं आपसे कहूं एक यूनिट सेल है, सोचना बेटा मेरी बात बस, जो 2 एटम से मिलकर बना है, एटम ए से और एटम बी से। बताइए इस यूनिट सेल का फार्मूला क्या होगा? तुम एक बात बताओ, अगर मुझे ये पता चल जाए कि इसका जेड कितना है, बोलो, और इसका जेड कितना है, तो फार्मूला तो बच्चा बता देगा। इसका नंबर इसके नीचे लिख दिया और इसका नंबर इसके नीचे लिख दिया। बोलो 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 बोलो, यही तो फार्मूला बनाते हैं। मतलब अगर कभी आपसे फार्मूला पूछा जाए तो परेशान नहीं होंगे, आप दोनों एटम के लिए जेड का वैल्यू निकालेंगे और जेड को उसके नीचे लिख दिया, आपका फार्मूला बन गया। तो मैंने बोला एक मॉलिक्यूल है, समझना मेरी बात, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अगर एक यूनिट सेल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो बताइए इसका फार्मूला क्या होगा? H2। मतलब उसके नंबर को उसके नीचे लिख देते हैं, उसका फार्मूला बन जाता है। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। तो दूसरे प्रकार के क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। जैसे देखिए बेटा, जेड कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? बोलो लेटेस्ट पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स कंट्रीब्यूशन, और सबको जोड़ते चले जाओ। जैसे क्वेश्चन आ गया, हमारे पास एक एलॉय है जो 3 लोगों से मिलकर बना है, कॉपर से, सिल्वर से और गोल्ड से। सवाल बहुत कराएंगे, सवाल को नहीं छोड़ेंगे। हमने बताया जो कॉपर एटम है वो सभी कॉर्नर और सभी फेस सेंटर पे रखा हुआ है, जो सिल्वर है वो सारे एज सेंटर पे रखा हुआ है, और जो गोल्ड है ये बॉडी सेंटर पे रखा हुआ है। बताइए इस एलॉय का फार्मूला क्या होगा? मेरे बच्चे करेंगे कि मैं करूं? आप लोग करेंगे, करिए। सिर्फ 3 स्टेप लेंगे बस, तब तक आना चाहिए। तीसरी हो गई, लेटेस्ट पॉइंट को काउंट करके कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सबको जोड़ते चले जाइए, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी। जिन्होंने हमसे क्लास में पढ़ा है वो तो जानते हैं। बताइए हुजूर। हाँ बिटिया, बिटिया नाम था तुम्हारा? भूल गए। निशा। हाँ बेटा निशा बताओ। बिल्कुल सही बताया। इधर देखो तुम लोग, आजा भाई। कितने कॉर्नर होते हैं? बोलो 8 मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन। आगे करते आगे, यहाँ कुछ हो जाएगा। यहाँ कर ठीक है। चलो कितने कॉर्नर? कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस कितने फेस? कंट्रीब्यूशन 1/2। तो कॉपर के लिए जेड की वैल्यू बोलो। ओके बैठो। कितने एज होते हैं? 12। कंट्रीब्यूशन 1/2। तो सिल्वर पर यूनिट सेल कितने होंगे? 3। तुमने 2 बोला था क्या? 3। कितने बॉडी सेंटर? 1। कंट्रीब्यूशन 1। तो इफेक्टिव गोल्ड कितने हो गए? 1। जल्दी बताओ फार्मूला क्या बन गया? Cu4 Ag3 Au1, और 1 लिखा नहीं जाता है। दिस इज योर आंसर। यहां क्लास में बैठे हैं कितने लोग सही हुए? लंबा खड़े करो, क्लास में बैठे हैं। बहुत बड़ी क्लास चल रही है भैया इस समय। आगे बढ़े बेटा, सिंपल है, बहुत ही सिंपल होता है। लेटेस्ट पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन, जोड़ते चले जाओ, जेड की वैल्यू आ जाएगी। जेड की वैल्यू आ जाएगी तो फार्मूला आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, सब लोग तैयार हैं? इन क्यूबिक बेस्ड यूनिट सेल, इन ए क्यूबिक बेस्ड यूनिट सेल, एटम P is present at all corner and atom Q at each face center। अब तक मुझे जबानी आना चाहिए। बोलो हुजूर। PQ 4 की 3, PQ 3। देखो आपके पास P है, आपके पास Q है, इनसे मिलकर फार्मूला बनाना। आपको इसका जेड निकालना पड़ेगा और इसका जेड निकालना पड़ेगा। जेड का मतलब इफेक्टिव एटम पर यूनिट सेल। कैसे निकालते हैं जेड? लेटेस्ट पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन, और जोड़ते चले जाओ। यस, पी का सिर्फ एक ही लेटेस्ट पॉइंट है और वो है कॉर्नर। कितने कॉर्नर होते हैं? 8 मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन, तो पी के लिए जेड की वैल्यू आ गई 1। ओके, क्यू का भी एक ही लेटेस्ट पॉइंट है, फेस सेंटर। कितने फेस सेंटर होते हैं? 6 मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन 3। तो क्या फार्मूला नहीं आ पाएगा? एक पी है और 3 क्यू है, पी क्यू 3। किसी बच्चे ने 4 बोला, किसने 4 बोला नहीं बताया? क्यों 4 बोला? मुझे लग रहा है आपने इन दोनों को जोड़ दिया। क्यों बेटा? ये P का जेड आया है, ये Q का जेड आया है। आपसे ये नहीं पूछा गया था कि टोटल इफेक्टिव एटम कितने हैं, आपसे फार्मूला पूछा गया, तो P के नीचे उसका नंबर और Q के नीचे उसका नंबर। ठीक है, आगे बढ़े। आइए, अब ये मेरा एक बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब इस बेसिक क्वेश्चन पर हम दूसरे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए लिखिए। अब मिसिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, लिखिए। इन एबव क्वेश्चन, ऊपर वाले क्वेश्चन ध्यान दो सब लोग। हम किस क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं? तो अभी आपने किया, जहां P रखा था कॉर्नर्स पर और Q रखा था फेस सेंटर पर, उसकी बात चल रही है।
इन above question what is resultant stoichiometry if, पहला सवाल, one atom from corner is missing, और दूसरा क्वेश्चन है इसी में, two atom from corner and one atom from face center are missing. ठीक है, मैं करूं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं अगर आप ध्यान दें। आइए, मिसिंग वाले क्वेश्चन वैसे मैं दो तरीके से करवाता हूं, अभी मैं आपको सिंपल तरीका बता दे रहा हूं, वही आप फॉलो करिएगा। ओके, देखो बताएं। आइए, पहला बहुत सिंपल, देखिए आप क्या करा करिए, जो एटम मिस हो गए हैं, मिस होने का मतलब आपने उनको उस लैटिस पॉइंट से हटा दिया है, मतलब वो लैटिस पॉइंट खाली हो गया है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जितने लैटिस पॉइंट खाली हो जाए उनको कम कर दो। जैसे पहला क्वेश्चन है, वन एटम फ्रॉम कॉर्नर इज मिसिंग। ऊपर वाले सवाल में कॉर्नर पे कौन रखा था? पी। कॉर्नर कितने थे? 8। अब एक कॉर्नर वाला हटा दिया आपने, तो कॉर्नर कितने बचे? 7। तो पी का नंबर आ गया 7 कॉर्नर पे रखा है, मल्टीप्लाइड बाई इट्स कंट्रीब्यूशन, तो पर यूनिट सेल पी का नंबर आ गया 7/8। क्या तुमने क्यू के साथ कोई छेड़खानी करी? बोला नहीं, मतलब क्यू की संख्या वही रहेगी जो पहले थी, ये वो फेसो पे रखा हुआ है, कंट्रीब्यूशन 1/2 बोले तो 3। तो अब बताओ, इसका फार्मूला पहले PQ3 था, अब इसका फार्मूला हो गया है P7/8 Q3। हमारे बच्चे जानते हैं एटम को विभाजित नहीं किया जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो इसको होल नंबर में कैसे बदलेंगे? यहां पर भी 8 से मल्टीप्लाई, यहां पर भी 8 से मल्टीप्लाई, 8 से 8 कट गया, तो इसका राइट फार्मूला अब बन गया P7Q24। दिस इज योर आंसर। ओके, तो बहुत ही आसान होता है बेटा, जितने लैटिस पॉइंट कम कर दिए गए हैं, जो मिस हो गए हैं, तो बचे हुए लैटिस पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन, बचा हुआ फार्मूला। ओके, अच्छा देखिए बेटा, अगर समझ में आया है तो दूसरा वाला आप लोग ट्राई करोगे कि हम करें? आप लोग करेंगे? करें। हो गया क्या? आराम से करो। जो लैटिस पॉइंट मिस हो गए हैं, तो जो बचे हुए लैटिस पॉइंट में कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो बचा हुआ फार्मूला आ जाएगा। सिंपल पॉइंट है, आया? कर लिया? सबको कर लिया। बचे हुए लैटिस पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन, तो बचा हुआ फार्मूला आएगा। ये बहुत ही पॉपुलर सवाल है, बहुत आते हैं, घुमाएंगे सवालों को, चलना भी हो जाना चाहिए भैया। आइए, दूसरे वाले क्वेश्चन में 2 एटम कॉर्नर से मिस हो गए। 8 कॉर्नर होते हैं, कितने बचे? 6, और कॉर्नर पे रखा कौन था? पी। तो 6 कॉर्नर मल्टीप्लाइड बाय इट्स कंट्रीब्यूशन, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। पी का इफेक्टिव एटम आ गया 3/4। फेस पे रखा है क्यों? तुमने अब की बार एक एटम फेस से भी हटा दिया, तो कितनी फेस बची? 5 मल्टीप्लाइड बाय इट्स कंट्रीब्यूशन, तो जेड की वैल्यू अब कितनी आ गई? 5/2। जल्दी फार्मूला को क्या बना? P3/4 Q5/, किस बच्चे को प्रॉब्लम है? अगर बेटा होल नंबर में बदलने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करें, तो अब इसका फार्मूला बन गया P3 और बोलो Q10। दिस इज द राइट आंसर। कितने लोग आगे बैठे? सबका आ गया है? सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ा जाए। और भी बना सकते हैं, कॉर्नर से एक मिस हो गया, फेस से एक मिस हो गया, या सिर्फ एक फेस से मिस हो गया, वो कैसा भी बना सकते हैं। तो बचे हुए लैटिन मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन, बचा हुआ फार्मूला बन जाए। बढ़ा रहे हैं क्या? सब लोग तैयार हो गए हैं? ओके, अगला क्वेश्चन एक देखेंगे। इन एबव क्वेश्चन, बेटा एबव का मतलब किससे? वही तो पुराना वाला सवाल, जहां पी रखा था कॉर्नर पर और क्यू रखा था फेस के सेंटर पर, उसी सवाल की बात चल रही है। इन एबव क्वेश्चन व्हाट इज रिजल्टेंट stoichiometry if all atom around following axis are removed। कुछ फिगर बना के मैं आपको दूंगा, ठीक है? दो लाइन छोड़ के फिगर बनाइएगा। ओके, दो लाइन छोड़, क्यों? यहां फिगर बनवाएंगे हम, यहां सॉल्व कर देंगे, ठीक है? तो दो लाइन छोड़ के बनाना। और तीसरा है ये, ठीक है? देखिए बेटा, पहला फिगर मैंने आपके सामने ये पेश किया है, हुजूर मुलाहिजा फरमाइएगा। ओके, और मैंने एक ऐसी लाइन खींची और इस एक्सिस के अराउंड जितने एटम आए सबको हटा दिया। एक हम सिखाएंगे, बाकी आप लोग करेंगे। एक एक्सिस मैंने ये पास करी, हम घुमा नहीं रहे इसके अराउंड,
ऐसे करने का मतलब एक्सिस पास करी है मैंने, ठीक है। जो जो एटम आए सबको हटा दिया, ओके। और तीसरा फिगर मैंने आपको बना के दिया, ठीक है, ओके। चलिए मैं एक सवाल करूंगा, फिर आप लोग अगले 2 सवाल आप करिएगा। आइए, सबसे पहले मैं अपने बच्चों को बताना चाहूंगा, हमारा सवाल वही पुराना है जिसमें पी एटम 8 कॉर्नर पे रखा था और क्यू एटम 6 फेसों पे रखा था। अभी क्वेश्चन ये कह रहा है, हमने एक एक्सिस ड्रॉ करी है, मेरे बच्चे एक्सिसों से फैमिलियर है, एक सिंपल सी लाइन हमने ड्रॉ करी। सवाल करा, ये एक्सिस जिस जिस एटम को टच करे हमने वो सारे एटम हटा दिए, अब बताइए इसका फार्मूला क्या होगा। तो सबसे बेसिक तरीका होता है, आप सबसे पहले ये देखा करिए कि उस एक्सिस ने किस किस एटम को टच किया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इस एक्सिस ने एक ये टच किया है फेस वाले को, बोलो, और एक ये टच किया है फेस वाले को। बॉडी सेंटर को भी टच किया है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में बॉडी सेंटर में कोई एटम था ही नहीं। हमारा जो पुराना सवाल था उसमें एटम कॉर्नर पर थे और फेस सेंटर पर थे। आप बताइए, आपने दोनों एटमों को हटा दिया, मतलब आपने पी हटाया कि क्यू? क्यू। इसका मतलब पी पर तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं है, ये 8 कॉर्नरों पे रखा है, तो इसका जेड तो कितना आया, फर्क पड़ गया क्यू के ऊपर। पहले क्यू 6 फेसों पे रखा था, अब 2 फेसें आपने हटा दी हैं, तो अब क्यू बचा है 4 फेसों पे मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन, तो बचे हुए एटम आ गए 2। जल्दी बताओ फार्मूला, पी क्यू। एक आंसर आ चुका है, इज इट क्लियर? अगर समझ में आया है तो दूसरा और तीसरा करिए, आपको 30 सेकंड दे रहे हैं ओवरऑल। सबसे पहले ये देखा जाता है कि उस एक्सिस ने किसको किसको टच किया है, उनको हटा दीजिए, बचे हुए लेटिस पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन, बचा हुआ फार्मूला जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो सिर्फ 3 दिनों के लिए YouTube पे रहेगा, उसके बाद ये वीडियो YouTube से हट जाएगा, परमानेंट रहेगा ओमेगा के ऐप पर, ठीक है। आइए सेकंड वाले को उत्तर दो, P3। अच्छा ये बता पहले, इस तिरछी लाइन ने क्या क्या टच किया है? 2 कॉर्नर टच किए हैं, और बोलो बे, एक फेस सेंटर टच किया। कॉर्नर पे कौन था? P, मतलब 2 तो हट गए P, तो अब P कितने बचे? 6 कॉर्नर पर, बोला करो यार, मल्टीप्लाइड बाय इट्स कंट्रीब्यूशन, तो अब P का इफेक्टिव नंबर आ गया 3/4, और तुमने Q कितने हटाए हैं? एक फेस से, बोला करो, 6 फेस में एक चली गई, 5, कंट्रीब्यूशन बाई से मल्टीप्लाई कर दो। थोड़ी देर पहले आप इसको सॉल्व कर चुके हो, फार्मूला क्या बनेगा इसका? P3Q10। क्लास में कितने लोग बैठे, कितने लोग आ गया? लंबा खड़ा करो, ओके, P3Q10। अगला वाला है PQ4। PQ4 देखा जाए, हमारे बच्चे जब मुझे ये बताना चाहेंगे ये तिरछी लाइन किस डायगोनल को शो कर रही है, बोलो, पक्की बात है, बॉडी डायगोनल। एंड व्हाट इज दिस? फेस डायगोनल। क्लियर बेटा? समझ में आया तेरे को? नहीं है? अच्छा, क्या तुम ये समझ पा रहे हो ये बॉडी डायगोनल है? इस तिरछी लाइन ने बॉडी सेंटर को चीरा है, बॉडी सेंटर को क्रॉस किया है, मतलब ये बॉडी डायगोनल है। ऐसी कुछ नहीं। अब हमें ये पता करना है कि क्या क्या टच कर रहा है। देखो बेटा, 2 टच कर रहा है कॉर्नर और टच कर रहा है बॉडी सेंटर, लेकिन हमारे क्वेश्चन में बॉडी सेंटर पे कुछ था ही नहीं, तो हमें उससे मतलब नहीं। क्या इसने किसी भी फेस को टच किया? हो सकता है, हो सकता है कुछ बच्चे ये सोच रहे हो, और ये गुरुजी ये फ्रंट वाली फेस का सेंटर टच किया, इसने नहीं। आप जरा क्यूब को दिमाग में लाए। अब तो क्लास तो थी नहीं, तो कुछ लेकर नहीं आया, वीडियो बनाना था, अदरवाइज समझ तो सकते ही हैं, वो नहीं बोलेंगे, अंदर की बात बताएंगे। आप देखिए क्यूब है कि नहीं, आ जाओ, पकड़ दो भैया, ऐसे ऊपर पकड़ दे, इधर खड़े हो, बराबर क्यों बनाओ। हाँ, आप देखिए समझिए, व्हाट इज बॉडी डायगोनल? बॉडी डायगोनल इज दिस इज बॉडी डायगोनल, राइट करो, बोलो बे। तो भैया इस लकीर ने सिर्फ ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर ही तो टच किया, क्या कोई भी फेस सेंटर टच किया इसने? नहीं। तभी दूसरे वाले फार्मूले में लाइन खींची आपने, वो ये खींची है, फेस डायगोनल, तो एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर और एक फेस सेंटर। बोलो, तीसरे वाले क्वेश्चन में लाइन ये खींची है, बोलो, 2 कॉर्नर। पहले वाले क्वेश्चन में लाइन ये खींची है, यहां चीर के नीचे निकाल दी, सिर्फ 2 फेस को टच किया। समझ में आया? तो बॉडी डायगोनल सिर्फ कॉर्नर को टच करता है, फेस सेंटर को टच नहीं करता। क्लियर बेटा? आ जाओ, क्या माता लेकर नहीं, देखो भाई, तो सिर्फ 2 कॉर्नर टच करें, और बेटा कॉर्नर पर कौन था? P। 8 में से 2 चलेगा, कितने बचे? 6 कॉर्नर, मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन 1/8, इफेक्टिव एटम कितने हो गए? 3/4। क्या क्यू पर कोई फर्क पड़ा? नहीं। 6 फेसेस, क्या करके दिखाने की जरूरत है मुझको? फार्मूला बोलो। ओके, क्वेश्चन तो मैं और बना सकता हूं, लेकिन इतना आपके लिए पर्याप्त है। ओके, फिर भी एक क्वेश्चन और करा रहे हैं, ठीक है। अब मिसिंग वाले केस और बना सकता हूं मैं, जो बच्चे पढ़ते हैं और प्लेन कराते हैं, कोई इतना होता है। आप लोग मुझसे कहते हो ना, हमारा टीचर का कोर्स खत्म हो गया, ऐसे खत्म हो गया, देखिएगा, ठीक है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा ना, मैं किसी की बुराई कर रहा हूं, किसी की बुराई कर रहा हूं। होता क्या है, जब कोई चैप्टर बहुत जल्दी खत्म होता है ना, जैसे क्लियर विकास वाले नोट बना ले, कोई और होता है 4 दिन खत्म होता है, आपके 10 में से 6 सवाल निकलते हैं, आप खुश हो जाते हैं। जो 4 सवाल नहीं निकले, आप सोचते हैं अरे मेरे अंदर ही कोई कमी होगी, इसलिए वो 4 नहीं निकले। आपको एहसास भी नहीं हो पाएगा कि वो 4 इसलिए नहीं निकले हैं क्योंकि आपने कंप्लीट थ्योरी नहीं पढ़ी, या वो 4 इसलिए नहीं निकले हैं क्योंकि आपने डिटेल डिस्कशन किया ही नहीं।
आपको ये सीरो फीलिंग आएगी कि मेरी गलती है, जबकि आप गलती नहीं। तो थोड़ा बहुत समय लग जाता है, तो ज्यादा अच्छा पढ़ेंगे समझ लग जाता है। मैं जो पढ़ाऊंगा सॉलिड स्टेट आपका काम चलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। एक अगला सवाल पेश कर रहे हैं, मुझे मुलायजा फरमाइएगा, आवाज नहीं आई? हाँ, एन एलिमेंट एक्स एटॉमिक वेट 80, कोई एलिमेंट एक्स है जिसका एटॉमिक वेट कितना है 80, हैविंग एफसीसी स्ट्रक्चर। हम क्वेश्चन नहीं देंगे, जाओ हमें इतना बता दो अगर ये एफसीसी पैटर्न में है तो जेड की वैल्यू कितनी होगी? 4। कितनी होगी? मतलब अगर ये एक्स एफसीसी पैटर्न में है तो ये 8 कॉर्नर पर होगा और 6 फेसों पर होगा, तो इफेक्टिव एटम की संख्या आएगी 4, जेड की वैल्यू आएगी 4, रैंक ऑफ सॉलिड होगा 4। सहमत है? अच्छा सवाल आगे बढ़ाना। कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 8 ग्राम ऑफ एक्स। ऑप्शंस है 0.4 Na, 0.1 Na, 4 Na और नन। मैं करूंगा, आप लोग देखिए, इसकी सीट हम कल आपको दे देंगे, ठीक है? कल मैं क्लास लूंगा, ध्यान रखिए, कल संडे है ना, कल 3:30 से 5:30, जब तक सिलेबस खत्म नहीं होगा मेरा क्लास होती नहीं। कल 3:30 से 5:30 और कल खत्म हो जाएगा सॉलिड स्टेट, ठीक है? कुछ मनी मन सोच रहा है, कोई बदतमीजी हो रही लग रहा है? कोई बदतमीजी नहीं है, आपका काम पूरा होगा। आओ जो प्लान बनाते हैं, प्लान सोचो। क्यों भाई, तू एफसीसी में अरेंज है, मतलब तेरे एक यूनिट सेल में तेरे 4 एटम उपस्थित हैं, सहमत हो नहीं? तो मैं कह सकता हूं कि 4 एटम एक्स के मिलकर बनाते हैं एक यूनिट सेल। क्या नहीं कह सकता? बोलो। आपसे पूछा गया अगर तुम्हारे पास एक्स का 8 ग्राम उपस्थित है तो कुल कितने यूनिट सेल होंगे? बेटा मोल कॉन्सेप्ट लगाइए, 8 ग्राम में इसके कितने एटम होंगे निकाल लो। बोलो। 4 एटम बनाते हैं एक यूनिट सेल, तो इतने एटम बनाएंगे इतने यूनिट सेल, आपका आंसर है। ठीक है? तो देखो बेटा, सब देखो, आपको 8 ग्राम दिया गया था। क्या मेरे बच्चे वेट को नंबर में नहीं बदल पाते हैं? वेट डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट क्या आ जाएगा? मोल। सहमत? मोल मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, तो एक्स की नंबर आ गया, राइट? चूंकि ये एफसीसी पैटर्न में है तो 4 एटम एक्स के बनाते हैं, बोला करो, एक यूनिट सेल। इसलिए 0.1 Na एटम बनाएंगे 1/4 इंटू 0.1 Na यूनिट सेल। दिस इज योर, कौन सा आंसर टिक करोगे? ठीक है? मतलब मोल कॉन्सेप्ट को सॉलिड स्टेट से मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया गया। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है ये साला 4 कहां से आ गया है, तुरंत वीडियो को पॉज दे, बंद कर दे, कॉपी भी बंद कर दे, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो सिखा रहे हैं एफसीसी पैटर्न में इफेक्टिव एटम्स होते हैं 4। क्लियर? ओके, आइए, ये सब डिस्कशन हो गया है। अब हम लोग एक कदम आगे बढ़ने जा रहे हैं। चलो देखो, हटा दे इसको, निशा हटा दे। तुम कहानीपुर में लॉकडाउन आ गई हो? चल बैठो। शायद निशा के 40 या 42 सही थे लास्ट ईयर। 40 क्वेश्चन सही थे इसके लास्ट ईयर, कुछ ही नंबर से रुका हुआ है। हटा दे इसको। आओ चलिए उजू, चलो आओ थोड़ा सा रिकैप करते हैं, समरी करते हैं, फिर हम लोग अगला पॉइंट चालू करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट, 2 प्रकार के सॉलिड है, एमोर्फस और क्रिस्टलाइन। एमोर्फस एक्चुअली में वो तो होते हैं सुपरकूल, लेकिन हमारे ट्रू सॉलिड होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में टोटल 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, जिसमें से हमें पढ़ना है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये सब बेकार है। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जो यूनिट सेल होता है, जिसके रिपीट होने से ये 3 डायमेंशनल सिस्टम बना हुआ है, वो क्यूब के आकार का होता है। सारी आपस में बराबर होती है, सारे एंगल आपस में बराबर होते हैं, कॉर्नर होते हैं 8, एज होते हैं 12, फेस होती है 6, बॉडी सेंटर 1। फेस डायगोनल की लंबाई a√2 होंगे 12 और बॉडी डायगोनल की लंबाई a√3 होंगे 4। हमने देखा किसी लैटिस पॉइंट पर जो एटम रखा हुआ है, जो सीपी रखा हुआ है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है पर यूनिट सेल कितना उसके अंदर है, फ्रैक्शन। कॉर्नर वाले का 1/8, बोलो, एज वाला 1/4, फेस वाला, और बॉडी के जो अंदर है 1। कभी भी जेड का वैल्यू निकालना हो किसी एटम का, जेड का मतलब होता है रैंक ऑफ सॉलिड या इफेक्टिव एटम पर यूनिट सेल। आप लैटिस पॉइंट में कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर दें और सबको जोड़ते चले, जितने लैटिस पॉइंट है मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन और जोड़ते चले जाओ, जेड की वैल्यू आ जाए। हमारे छात्रों ने मिसिंग वाले क्वेश्चन भी करके देखे। मिसिंग वाले क्वेश्चन में बचे हुए लैटिस पॉइंट मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन, बचा हुआ फार्मूला आ जाता। ओके, अच्छा, हमारे बच्चों ने ये भी देखा जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है उसमें 3 प्रकार के पैटर्न पॉसिबल है, सिंपल क्यूबिक सेल, फेस सेंटर सेल और बॉडी सेंटर सेल। ये बात होगी क्यूब की। अगर सातों क्रिस्टल सिस्टम को देखें तो टोटल 14 अरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं, जिन्हें कहते हैं 14 ब्रेविस लैटिस। ओके, अच्छा, हम पढ़ने जा रहे हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। 3 पैटर्न है, सिंपल क्यूबिक सेल, फेस सेंटर सेल और बॉडी सेंटर सेल। आओ इनके बारे में चर्चा करी जाए। पेन बंद करिए, समझिए पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट सिंपल क्यूबिक सेल, फेस सेंटर सेल और बॉडी सेंटर सेल के। पहला पॉइंट जो मैं पढ़ाता हूं, फिगर स्ट्रक्चर।
हमारे बच्चे जानते हैं सिंपल क्यूबिक एटम सिर्फ कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं, एम राइट? प्लीज पेन बंद मेरे सामने। हमारा जो बोर्ड है ये 2 डायमेंशनल बोर्ड है, लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बना है, इसमें गहराई नहीं, 2 डायमेंशनल। जबकि हमारा क्यूब कैसा है? 3 डायमेंशनल। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं पूरा क्यूब बनाकर नहीं दिखा रहा हूं, मैं क्यूब की एक फेस बनाकर दिखा रहा हूं। चाहे फ्रंट फेस ले लो, बैक फेस ले लो, टॉप फेस ले लो, बॉटम फेस, कोई भी फेस ले लो, मैंने एक फेस बना दी। मान लीजिए ये, बहुत केयरफुली पढ़िएगा, बहुत प्यारी चीज बनाने जा रहे हैं। सिंपल क्यूबिक सेल में एटम जो है वो 8 कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। क्यूब ऐसा होगा ना, ऐसा तो क्यों हुआ? हमने एक फेस बना दी, आधे घंटा। ये रहा एक एटम, ओके, समझ लगा पॉइंट? एक फेस ऐसे ऊपर होगी, इधर भी 4 एटम होंगे, 8 एटम होंगे। अब देखिए इस स्ट्रक्चर से मेरे छात्रों को एक बड़ा प्यारा पॉइंट दिखाई पड़ रहा होगा कि सिंपल क्यूबिक सेल में हर कॉर्नर वाला एटम अपने से जुड़े हुए कॉर्नर वाले एटम को टच कर रहा है, अपने से जुड़े हुए। ये वाला कॉर्नर क्या इससे जुड़ा है? नहीं, इसको टच नहीं करना है, अपने से जुड़े हुए कॉर्नर वाले को टच करता है। अब देखो तो यहां से क्लियर ये हो रहा है, दिस इज द रेडियस ऑफ एटम, बोलो, दिस इज द अगेन रेडियस ऑफ एटम, बोलो, एंड दिस इज द एज ऑफ सेल, बोलो बोलो। तो यहां से एक दूसरा पॉइंट निकल के आया, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम फॉर सिंपल क्यूबिक सेल, इट इज इक्वल टू 2r। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? कुछ जल रहा है बेटा? है? अरे तुम, हाँ ये जल रहा है, ब्लॉक में आग लग जाए, हम तो भाग लेंगे, बता दे रहे हैं। जल्दी जल्दी ब्लॉक, बहुत तेज स्मेल आ रही है। एक लोग जाओ, निकला जाए क्या? अच्छा अच्छा। तो यहां पे आपको एक बार क्लियर हो बेटा, हर कॉर्नर वाला अपने से जुड़े हुए कॉर्नर वाले को टच कर रहा है, इसलिए r प्लस r बराबर एज लेंथ, रिलेशन आ गया a बराबर 2r। क्या सब लोग सहमत हैं? ओके। अब मेरा बहुत स्मेल आ रही है, इसमें बहुत तेज आ रही है, ओमेगा आगे लग जाए, कुछ लोग खुश हो जाएंगे, लड्डू बांटेंगे। अब हम लोग एफसीसी में आ रहे हैं सब लोग, इसमें भी मैं एक एज बनाकर आपको दिखा रहा हूं, सॉरी एक फेस बनाकर। आप समझ गए क्यों? कैसा होगा? ऐसे होगा, ऊपर की तरफ होगा। एफसीसी में एटम 8 कॉर्नर पे होंगे और हर फेस के सेंटर पर होगा। बोलो बोलो, ये रहा फेस सेंटर और 8 कॉर्नर, एम राइट? मैं उम्मीद करता हूं मेरे छात्रों को समझ में आ गया होगा कि पोरवाल सर क्या समझाना चाहते हैं। फेस सेंटर सेल में कॉर्नर वाले एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, लेकिन प्रत्येक कॉर्नर वाला फेस सेंटर वाले को टच करता है। इसलिए अगर एफसीसी में हम एज लेंथ और रेडियस में संबंध निकालें तो पूरी क्लास ध्यान से देखेगी। आर, बोलो, 2r r, तो 4r बराबर, विच इज दिस, व्हाट इज दिस? फेस डायगोनल। ये क्या है? फेस के सेंटर को चीरती हुई तिरछी लाइन, फेस डायगोनल। तो रिलेशन बेटा आ गया a√2 इज इक्वल टू 4r। सहमत हो कि नहीं हो? सहमत हो कि नहीं? बोलो, पक्की बात है। बीसीसी में आते हैं, बीसीसी में 8 कॉर्नर पर होगा और एक बॉडी सेंटर पर होगा। अब चूंकि बॉडी सेंटर पर है तो उसको दिखाने के लिए आपको पूरा क्यूब बनाना पड़ेगा, मजबूरी आ गई है, तो हम इसमें पूरा क्यूब बना रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक एटम कहां पे रखा है? बॉडी सेंटर। ध्यान दो, अभी तक मैं बॉडी सेंटर को ऐसे करके दिखाता था, समझ तो गए होंगे। जो चीज मैं समझाना चाहता हूं उसके लिए मैं बॉडी सेंटर को ऐसे ना बनाकर बड़ा सा बना रहा हूं। कोई प्रॉब्लम किसी? ओके, बड़ा सा बना दिया जो मैं दिखाना चाहता हूं आपको एक्चुअली। अब 8 पर रखे कॉर्नर्स पर, समझ गया कि नहीं समझे? समझ गया? आगे बेटा प्लीज देखिए, जिस प्रकार से एफसीसी में कॉर्नर वाले एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, लेकिन प्रत्येक कॉर्नर वाला फेस सेंटर वाले को टच करता है, उसी प्रकार से बीसीसी में देखिए, कॉर्नर वाले एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, लेकिन प्रत्येक कॉर्नर देखो ब्लू वाले गोले को टच कर रहा है। यहां कुछ बच्चे सोच रहे होंगे गुरुजी मजाक कर रहे हो क्या, ये दोनों कॉर्नर वाले एक दूसरे को टच कर रहे हैं? बेटा हमने 3 डायमेंशनल फिगर 2 डायमेंशनल बोर्ड पे बनाया है, इसलिए आपको ये टच करते हुए नजर आ रहे हैं, वास्तव में ऐसा नहीं। एम आई डियर, बात सबको समझ में आ रही है? तो ध्यान से हमारे छात्र देखिए बेटा, ठीक है बेटा, बोलो क्या है ये? बोलो आर, बोलो 2r, और बोलो आर। हमारे साथ देख रहे हैं ये तिरछी लाइन डिनोट कर रही है बॉडी डायगोनल को, और यहां पे रिलेशन आ गया a√3 बराबर 4। एम राइट बेटा? सबको क्लियर हो रहा है? तो सिंपल क्यूबिक सेल में हर कॉर्नर वाला दूसरे कॉर्नर वाले को टच करता है, क्योंकि फेस और बॉडी सेंटर पे कुछ है ही नहीं। लेकिन जब फेस और बॉडी सेंटर पर चीजें आ जाती हैं तो कॉर्नर वाले एक दूसरे को बंद कर देते हैं, सिर्फ फेस वाले को टच करेंगे या बॉडी सेंटर वाले को टच करेंगे। यहां से आप एज लेंथ और रेडियस में संबंध निकाल सकते हो, a बराबर 2r, a√2 बराबर 4r, a√3 बराबर 4r। देखिए बेटा 2 पॉइंट हो गए बेटा। तीसरा बेटा पॉइंट है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है? देखिए बेटा, ये वो कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपने पढ़ा था, लीगेंड मल्टीप्लाइड बाय इट्स डेंसिटी, ये वो नहीं है। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है एक एटम को टोटल जितने एटम टच करते हैं उन एटमों की संख्या को उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। आप शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑफ कोर्स ये टच करने चाहिए, ठीक है? तो थोड़ा सा बेसिक पॉइंट बता दे रहे हैं। नंबर ऑफ, शॉर्ट में लिखा सराउंडिंग एटम टचिंग ए पर्टिकुलर एटम।
क्लियर होगा? एक एटम को जितने दूसरे एटम टच करते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। याद रखिएगा, सिंपल क्यूबिक सेल का 6, एफसीसी का 12 और बीसीसी का होता है 8। ओके बात है। बीसीसी में तो आपको दिखाई पड़ रहा है चित्र से, ब्लू वाले एक एटम को कितने टोटल एटमों ने टच किया है? 8। तो यहां से आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो रही है, बाकी आप याद रखिए, ठीक है? सिंपल क्यूबिक सेल का 6, फेस सेंटर सेल का 12 और बॉडी सेंटर सेल का 8। अगर सिंपल क्यूबिक सेल में आपसे पूछा जाए एक एटम को कितने एटमों ने टच किया? 6। बोलो। फेस सेंटर सेल में एक एटम को कितने एटम ने टच किया होगा? 12। और बीसीसी में तो दिखाई भी पड़ रहा है और याद भी कर लिया आपने 8। वो कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3। इसी के नीचे चौथा पॉइंट भी आएगा, आप ये लिख लीजिए तो मेहनत करना पड़ेगा। 4 ही पॉइंट है। चार पॉइंट है बेटा। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सिंपल क्यूबिक सेल, एफसीसी और बीसीसी। फेस और बॉडी सेंटर पे अगर कुछ नहीं है तो कॉर्नर वाले एक दूसरे को टच करेंगे, लेकिन फेस और बॉडी सेंटर पे अगर कुछ आ गया तो कॉर्नर वाले एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, फेस वाले को या बॉडी सेंटर वाले को टच करेंगे। ध्यान रखिएगा, सॉलिड स्टेट में एक पॉइंट भी याद करने वाला नहीं होता है। ये अगर हम याद आपको करवा रहे हैं तो ये सिर्फ ऑनलाइन के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है? मतलब हम क्या क्या बताते हैं तुम लोग को मालूम, ठीक है? 6 12 8 क्लियर हो गया पॉइंट? ये बढ़िया सा बनाइएगा, टेबल टाइप है ना। ऐसे बढ़िया सा टेबल टाइप बनाइएगा, ठीक है? बंद कर दीजिएगा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आपका नीट हम पूरा कवर कर देंगे विद सम रेक्टिफिकेशन, क्योंकि ये चल रहा है ऑनलाइन। अगर ये ऑफलाइन होता तो एक पॉइंट भी याद नहीं होता, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कुछ बातों को याद करवाना है, ठीक है? मैं ये 2 पहना दूं बेटा, है? फिगर समझ में आ गया, रिलेशन समझ में आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ गया, एक एटम को जितने सराउंडिंग एटम टच करते हैं, ठीक है बेटा? अब चौथा पॉइंट है, हटा दे, नहीं लिख पाए। चौथा पॉइंट बेटा है, बोले पैकिंग फ्रैक्शन। चौथा पॉइंट है पैकिंग फ्रैक्शन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको पैकिंग फ्रैक्शन को थोड़ा सा बेसिक बता दूं क्या होता है। ये देखिए, आप एक ऐसे कोई डब्बा लीजिए, प्लास्टिक का कोई डब्बा है, ठीक है? इस डब्बे में आपने कॉर्क की गेंद देखी होगी, कॉर्क की गेंद, लेदर की गेंद जिससे क्रिकेट खेलते हैं, स्फेरिकल होती है, ठोस होती है, ठीक है? देखो, आप इस डब्बे में कॉर्क की उस गेंदों को खूब ठास ठास के भर दो। ठास ठास के मतलब दबा दबा के भर दो, जितना दबा दबा के भर सकते हो इन गेंदों को दबा दबा के भर दो। और दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या डब्बे का पूरा वॉल्यूम इन गेंदों ने घेर लिया? नहीं। अभी भी देखिए, ये देखिए, कुछ वॉल्यूम जो है डब्बे का एम्प्टी पड़ा हुआ है। दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा है? यस। कहने का मतलब क्या है, जिस प्रकार से गेंद जिस डब्बे में रखी होती है वो गेंदें डब्बे के उस टोटल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई नहीं कर पाती है, कुछ एम्प्टी स्पेस छूट जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से जब कोई सीपी डिफरेंट पैटर्न में अरेंज होता है तो ये यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम दैट इज ए क्यूब को ऑक्यूपाई नहीं कर पाता है, कुछ वॉल्यूम छूटा रह जाता है। तो टोटल वॉल्यूम का जितना पार्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाई कर लेते हैं वो फ्रैक्शन ही कहलाता है पैकिंग फ्रैक्शन। फिर से बोल रहा हूं, यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम ए क्यूब का जितना पार्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाई कर पाते हैं, घेर पाते हैं, उस पार्ट को कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। एम आई डियर? तो व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन? फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम of unit cell occupied by atoms। टोटल वॉल्यूम का जितना पार्ट एटम घेर पाते हैं दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। ओके, देखिए बेटा, वैसे तो मैं इसको निकाल कर दिखाता हूं जब पढ़ाते हैं, ठीक है? अंत में यहां पर मैं बच्चों से कहता ही हूं कि आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं होगा कि आप वहां पर निकाल कर देखेंगे। इसलिए यहां पर तो ऑनलाइन चल रहा है तो याद ही करना है सिंपल हमको। पाई बाई 6, लिसन टू मी, ये फ्रैक्शन आया है, परसेंट में बदलोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो ये आता है 50%। कहने का मतलब जो है, सिंपल क्यूबिक सेल में जो कॉर्नर्स पर एटम रखे हुए हैं वो यूनिट सेल का 52% ही ऑक्यूपाई करते हैं, रिमेनिंग 48% खाली स्थान होता है, ये वाला। ओके, फेस सेंटर सेल का पैकिंग फ्रैक्शन होता है π√2/6, ये फ्रैक्शन आया है। परसेंटेज में बदलोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करने पे आएगा 74%, मतलब खाली स्थान कितना बचा? 26%। ओके, और बीसीसी में पैकिंग फ्रैक्शन होता है π√3/8, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज बनाओगे तो 68%। एम आई बेटा? बोलो बोलो बेटा, जस्ट लिसन टू। जहां पर आपने ये पैकिंग फ्रैक्शन वाला पॉइंट लिखा है तो उसी के नीचे एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि खाली स्थान कितना बचेगा, तो 100 में से घटा दीजिए। यहां 48% अगर बोलो, यहां कितना आएगा? 26% अगर बोलो बेटा, और यहां कितना आएगा? आपको ये याद नहीं करना है, 100 में से घटाना है, आपको याद करना है ये वाला, सिर्फ ये वाला पॉइंट मैं चाहूंगा आप याद करें। सिंपल क्यूबिक सेल π/6, फेस सेंटर सेल π√2/6 और बॉडी सेंटर सेल π√3/8। 52%, 74% और 68%।
ये एक टेबल टाइप की आपके पास बन गई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। आ जाओ, चलो उत्तर दो। सिंपल क्यूबिक सेल में एटम शिफ्ट कहां पर है? कॉर्नर। रैंक ऑफ सॉलिड 1, जेड की वैल्यू बोलो 1। हर कॉर्नर वाला बगल वाले कॉर्नर वाले को टच करेगा। एज लेंथ और रेडियस में संबंध बोलो, ए बराबर 2r, ए बराबर याद तो नहीं कर रहे हो, दिखाई पड़ रहा है आपको? कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। पैकिंग फ्रैक्शन पाई बाई 6, परसेंटेज में बोलो 52%। 6 पॉइंट हो गए। अब यही 6 पॉइंट एफसीसी पढ़ेंगे। एटम कहां पे रखे हैं? कॉर्नर और फेस सेंटर। रैंक ऑफ सॉलिड 4। फिगर में देखिए, कॉर्नर वाले एक दूसरे को टच नहीं करते, लेकिन हर कॉर्नर वाला फेस सेंटर वाले को टच करता है। रेडियस ऑफ एज लेंथ में संबंध क्या है? a√2 बराबर 4r। समझ में आ रहा है? फेस वाला याद आ गया आपको? पैकिंग फ्रैक्शन बोलो पाई√2/6, परसेंटेज में बोलो 74%। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। बीसीसी में एटम कहां पर है? और कॉर्नर और बॉडी सेंटर। रैंक ऑफ सॉलिड 2, 8 कॉर्नर मल्टीप्लाइड बाई 1/8 प्लस 1 बॉडी सेंटर मल्टीप्लाइड बाई 1, 2। फिगर क्या कहता है? कॉर्नर वाले एक दूसरे को टच नहीं करते, हर कॉर्नर वाला बॉडी सेंटर वाले को टच करता है। ए और आर में संबंध आया a√3 बराबर 4r। एम आई राइट? कोऑर्डिनेशन नंबर 8। पैकिंग फ्रैक्शन पाई√3/8, परसेंटेज में बदलो 68%। आज सबको हो गया है? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हो रही है? आइए चलिए एक सवाल इस पर किया जाए। चलिए इस पर एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए, लिथियम crystallizes in body centered cubic crystal। लिथियम क्रिस्टलाइजेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। जल्दी से बताओ, बीसीसी में है, कॉर्नर और बॉडी सेंटर पे होगा। रैंक ऑफ सॉलिड आएगा 2, a√3 बराबर 4r। पैकिंग फ्रैक्शन होगा पाई√3/8, परसेंटेज बदलो 68%। कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8। खत्म हो गया सर? क्लियर हो गया? अब सवाल करते हैं। इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल, मतलब हम बात कर रहे हैं ए की, इज 350 नैनोमीटर, देन कैलकुलेट डायमीटर ऑफ लिथियम एटम। आपको 30 सेकंड दे रहे हैं। हो गया? कुछ है क्या सवाल में? अरे यार, ए दिया है और आर पूछा है भैया, जब आर निकालोगे तभी तो डायमीटर आएगा। डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, तो आर निकाल लो, उसका डबल कर दो, ठीक है। आ जाना चाहिए था, आ गया। देखिए, सबसे पहले सवाल को आपको देखना चाहिए था। बॉडी सेंटर्ड है, साइड ऑफ यूनिट सेल, मतलब आपको एज लेंथ दे दिया गया है 350 नैनोमीटर। डायमीटर आपसे पूछा गया है, डायमीटर बराबर होता है 2r, और ये आपसे पूछा है, और अरेंजमेंट आपको दिया है बीसीसी। अगर तुमने कॉपी पर इतना लिख लिया होता ना तो तुरंत समझ जाते। एज लेंथ दिया है, रेडियस निकालना है। आपको अच्छे से मालूम है बीसीसी के लिए a√3 बराबर 4r। बोलो, आपको r निकालना है कि 2r? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, a√3 बराबर 2 × 2r? बोलो, यही तो आपका डायमीटर होगा। तो यहां से आपका डायमीटर आ गया a√3/2। a की वैल्यू है 350 नैनोमीटर, √3/2 नैनोमीटर। घर पर बैठ के आराम से सॉल्व करो। सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं था? बताइए। सिंपल क्वेश्चन था, एज लेंथ आपको दिया गया था और आपसे रेडियस का डबल डायमीटर पूछा गया था। मतलब एज लेंथ और रेडियस में संबंध आपको बीसीसी के लिए मालूम है। 4r को तोड़ दिया 2 × 2r, और 2r को ही कहते हैं हम लोग डायमीटर। सॉल्व करिए, आंसर क्लियर बेटा? जल्दी बताइए बेटा, सबने लिख लिया? अगर क्वेश्चन यही होता, सबने लिख लिया, पहले बताओ, हम शैतानी कर दें? अच्छा, बस बीसीसी की जगह अगर एफसीसी कर देते तो बोलो, एफसीसी के लिए होता है a√2 बराबर 4r, a√2 बराबर दिस, तो यहां पे आ जाता दिस। सब लोग बोला करो, क्लियर है? अगर इसी क्वेश्चन में एफसीसी की जगह पर सिंपल क्यूबिक सेल होता तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, a बराबर 2r हो जाता है। कोई कॉर्नर वाले एक दूसरे को टच करते हैं, यहां तो बहुत सिंपल, a बराबर 2r, यही क्या हो जाता आपका आंसर। एम राइट हियर? ओके, चलो आ जाओ फिर से। चलिए, क्या पढ़ा आप लोगों ने, देखते हैं एक बार को। मैं मॉडल लेकर नहीं आया हूं, बस ऐसे दिखा दे रहा हूं, ठीक है। मैं कुछ इशारे करूंगा और आपको क्वेश्चन का उत्तर देना होगा। तैयार है सब लोग? पूरी क्लास तैयार है? चलिए बताइए। एक एटम यहां पे रखा हुआ है, इसका कंट्रीब्यूशन बताइए। बोलो, 1। अब समझो ना, ये क्यूब है, एक यहां फेस होगी, एक यहां फेस होगी, कैसे एक क्यूब बन गया, ठीक है। एक एटम यहां पे रखा हुआ है, बताइए कंट्रीब्यूशन। एक एटम यहां पे रखा है, कंट्रीब्यूशन कस के बोलो। एक एटम यहां रखा है, बोलो बोलो। एक एटम यहां इसे रखा बीच में,
बोलो 1/2 बोलो, सब क्लियर हो रहा है पॉइंट? अच्छा बेटा नेक्स्ट बेटा, तो ऊंचा करोगे बस। इसकी लंबाई बोलिए, इसका नाम बोलिए, इसकी लंबाई बोलिए, इसका नाम बोलिए। ओके, नाम बोलिए, लंबाई बोलिए, ठीक। अच्छा, सवाल ये है, एक क्यूबिक यूनिट सेल आपके सामने है। एटम जो है ये सिंपल क्यूबिक सेल में अरेंज है। कहां पे, किस में अरेंज है ये बोलो? सिंपल क्यूबिक सेल का मतलब है एटम्स केवल बोलो। आपसे सवाल ये है, क्या ये कॉर्नर और ये कॉर्नर वाला टच करेगा? बोलो। अगर टच करेगा तो R प्लस R बराबर टच लेंथ। क्लियर हो रहा है? अगर ये सिंपल क्यूबिक सेल है तो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर टच आपस में करेगा, तो R प्लस R बराबर एज लेंथ। अगर ये सिंपल क्यूबिक सेल है तो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर वाला एक दूसरे को टच करेगा, R प्लस R बराबर एज लेंथ। कोई डाउट है? अगर ये सिंपल क्यूबिक सेल है तो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर वाला टच करेगा? नहीं करेगा। एम राइट? लगे हुए कॉर्नर वाले एक दूसरे को टच करते हैं। एम राइट? अगर ये FCC पैटर्न में अरेंज हो, एटम कहां होंगे? 8 कॉर्नर। समझ में आया? और 6 फेस का मतलब एक यहां सेंटर पे होगा, एक यहां सेंटर पे होगा, एक इस फेस के सेंटर पे होगा, एक इस फेस के सेंटर पे होगा, एक ये बॉटम वाली फेस के सेंटर पे होगा, एक ये टॉप वाली फेस के सेंटर पर होगा। सहमत हो? कोई प्रॉब्लम किसी को? अब सवाल ये है, आपको बताना है मेरे इशारे को देखकर टच करेगा कि नहीं करेगा। इशारा देखिए, नहीं करेगा। इशारा बताओ, पक्की बात है? बोलो पक्का, पक्का, पक्का। अब बताना, बोलो। कॉर्नर वाला फेस वाला टच करेगा, कॉर्नर वाला फेस टच, वही कॉर्नर वाला उस फेस वाले को टच करेगा। बताना, नहीं करेगा। ये कॉर्नर इस फेस का है और ये फेस पीछे वाली दिखा रहा हूं, ये फेस नहीं करेगा। बताना क्या आप बोलो। तो R 2R R A√2 फेस बैक। एम राइट? बताओ, FCC की बात चलेगी ना? करेगा, करेगा। बोलो, वही फेस का कॉर्नर और वही फेस सेंटर एक दूसरे को टच करेगा। तो R 2R R बराबर A√2। एम राइट? मान लो ये क्यूबिक यूनिट सेल है और ये BCC पैटर्न में अरेंज है। एटम सिर्फ कहां पर होंगे? 8 कॉर्नर पर होंगे और एक बॉडी सेंटर पे होगा। आपको बताना है टच करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। बोलो, नहीं करेगा। बोलो, करेगा, 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 करेगा। कितना करेगा? 8 बार करेगा। ऐसे ना बोलो, देखो चला टच करा। अब ये टच करेगा तो R 2R और ये भी टच कर रहा है R। दिस इज व्हाट? A√3 बोले तो 4R, तो A√3 बराबर 4R। दिस इज द एक्चुअली क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। एम राइट? क्लियर हो गया बिल्कुल? ओके, थैंक यू। सवाल भी आपको समझ में आ गए? क्लियर हो गया क्वेश्चन? ओके, अब हम लोग आज के लिए एक लास्ट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल या डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। बेटा एक बात मुझे बताओ, यूनिट सेल एक दूसरे पर रिपीट होकर ही तो क्रिस्टल सिस्टम बनाते हैं, तो जो प्रॉपर्टी यूनिट सेल की होगी वही प्रॉपर्टी क्रिस्टल सिस्टम की भी होगी। इसलिए डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल पूछा जाए मतलब डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, एक ही बात है। आइए, अगला पॉइंट है अबाउट डेंसिटी। रो से डिनोट करेंगे। देखिए किससे करेंगे? बोलो, मेरी बात सुन लो। देखिए, जब मैं पढ़ाता हूं तो इसका फार्मूला भी मैं ड्राइव करके दिखाता हूं और ड्राइव करने के बाद भी कहता हूं कि आपको फार्मूला क्या करना है। क्या अब तो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, डेरिवेशन का मतलब ही नहीं बनता है। जो चीज मुझे ऑफलाइन में भी याद करनी है तो यहां पर तो याद करनी है। अब मैं जो फार्मूला बताने जा रहा हूं वो किताबी फार्मूले से अलग है, ये मेरा बनाया हुआ है, आप उसको याद करेंगे। ठीक, देखिए, डेंसिटी यूनिट आपको मालूम है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास की यूनिट अपॉन वॉल्यूम की, ये मैंने यूनिट लिया सीजीएस में। किसमें लिया है? समझ जाओगे ना? देखिए, डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारा फार्मूला है, बोलेंगे ZA/6A3। बोलो, ZA/6A3 इंटू 10 की पावर 7। आप ये याद करेंगे, ZA/6A3 इंटू 10 की पावर 7। डेरिवेशन कराने के बाद भी हमें ये फार्मूला याद ही करना पड़ता है, तो यहां पर सीधे आपने याद किया, डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर ZA/6A3 इंटू 10 की पावर 7। सुन, Z रैंक ऑफ सॉलिड, इफेक्टिव एटम। जल्दी से बोलो, सिंपल क्यूबिक सेल के लिए Z बराबर 1, याद है? FCC के लिए Z बराबर और BCC के लिए Z बराबर, तो याद हो चुका है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमने ऐसे लिख दिया। एक का मतलब है जिस एटम से मिलकर वो सिस्टम बना है, वो सॉलिड बना है, उस एटम का एटॉमिक वेट। A बराबर है एटॉमिक वेट। स्मॉल ए समझ गए होंगे, एज लेंथ होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां पर एज लेंथ पिकोमीटर में होगी। किसमें होगी? ये ध्यान रखिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे आपने एज लेंथ को पिकोमीटर में क्यों दिया? 10 सवाल लगाना डेंसिटी पर, 9 सवाल आपको मिलेंगे जिसमें डेंसिटी पूछा जाएगा और एज लेंथ दिया होगा पिकोमीटर। अब भैया किलोमीटर में तो दिया ना होगा, छोटा सा यूनिट सेल होता है, वो भी दिखाई नहीं पड़ता है, तो एज लेंथ बहुत छोटी वैल्यू दी जाती है, पिकोमीटर में या नैनोमीटर में। ठीक है, आप इसमें रखोगे पिकोमीटर। तो ZA/6A3 इंटू 10 की पावर 7, जहां पर एक इसमें होगा पिकोमीटर में होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर, बोलो, ZA/6A3 इंटू 10 की पावर 7, जहां पर A एज लेंथ है इन पिकोमीटर। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, हम केमिस्ट्री में पढ़ा दे रहे हैं, ये सीजीएस है। अगर मैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में
10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये SI में बदल जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या कर दिया, अब ये फिजिक्स का काम है तो वो हम ड्राइव करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, देखो कुछ है, देखो इधर देख भाई, देख रहा, ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे, बोला को समझ। अच्छा अब नीचे आ गए आप, 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर होते हैं, बोलो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की पावर -2 का क्यूब इतने मीटर क्यूब होंगे। बटे का मतलब है ये आपने डिवाइड किया, नीचे मल्टीप्लाई किया, नीचे मल्टीप्लाई किया मतलब पूरी वैल्यू में डिवाइड किया। तो ऊपर आया है 10 की पावर -3, नीचे आया है 10 की पावर -6, ऊपर जाएगा 10 की पावर 6 में -3 को हटा देंगे तो सिंपल आ गया 10 की पावर 3 किलोग्राम। ऐसे समझ लो ना, ऐसे समझ, अच्छा लगेगा, और अच्छा समझो, और अच्छा लगेगा, और अच्छा समझो। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए आपने ग्राम में मल्टीप्लाई किया 10 की पावर -6, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब है तो नीचे भी क्यूब करके मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई ऊपर किया है, ये मल्टीप्लाई नीचे किया, ऊपर आया 10 की पावर -3, नीचे आया 10 की पावर -6, ऊपर जाएगा 10 की पावर। क्लियर, ये डेरिवेशन बताया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना किलोग्राम पर मीटर। ओके, सिंपल 1000 से मल्टीप्लाई। ओके, आइए इस पर सवाल किए जाए। पहले सवाल सुन लीजिए कैसे आते हैं आपके मेडिकल में। इट्स वेरी सिंपल, 4 चीजें अननोन है, डेंसिटी, जेड, ए और एच लेंथ। वेरी सिंपल, 4 चीजें। एग्जाम्पल कोई 3 चीज दे देगा, कोई एक पूछ ले, जेड, ए और एच लेंथ दे दिया, डेंसिटी पूछ ली। डेंसिटी, एच लेंथ, ए दे दिया तो रैंक ऑफ सॉलिड पूछ लिया। और जो व्यक्ति रैंक ऑफ सॉलिड पूछ सकता है वो टाइप ऑफ अरेंजमेंट भी पूछ लेगा। अगर जेड की वैल्यू 1 आई, सिंपल क्यूबिक सेल, जेड की वैल्यू 4 आई, फेस सेंटर सेल, जेड की वैल्यू 2 आई, बॉडी सेंटर सेल, या रो दे दिया, जेड दे दिया, एच लेंथ दे दिया, एटॉमिक वेट पूछ लिया। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके मेडिकल में पूछे जाएंगे। 4 फैक्टर फार्मूले में आ रहे हैं, 3 आपको दिया जाएगा और 1 आपसे पूछा जाएगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट, क्लियर हो रहा है। चल तो एक सवाल हो जाए इसके ऊपर। आइए, तो डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर ZA/6 क्यूब इनटू 10 की पावर 7। यहां पर एच लेंथ आप रखेंगे P को मीटर में, ये पोरवाल ट्रिक है, आपके समय को बचाएगा। आइए सवाल किया जाए। अच्छा एक बार सुनो, अब चूंकि बेटा कैलकुलेशन थोड़ा आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन तो आएगा, गुणा भाग आपको करना पड़ेगा। हो सके देखिए, ईच एज ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज 400 पिकोमीटर लॉन्ग। देखिए बेटा, देखा एच लेंथ आपको किसमें दिया गया, पिकोमीटर। ओके, अगर मान लो ना दिया जाए तो पहले पिकोमीटर में बदलेंगे, फिर फार्मूले में रखेंगे। इफ एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इज 120 and its density is 6.25 gram per centimeter cube, then the crystal lattice is, ऑप्शन है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, सिंपल क्यूबिक सेल। बी ऑप्शन है बॉडी सेंटर्ड मतलब BCC, सी ऑप्शन है फेस सेंटर्ड मतलब FCC, और डी ऑप्शन है नन। मेरे बच्चे इतना बताएं कि आंसर निकालने के लिए आपको वास्तव में निकालना क्या है, जेड। जेड की वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो प्रिमिटिव, 2 आ जाती है तो बॉडी सेंटर, और 4 आ जाती है तो फेस सेंटर। क्लियर, कैलकुलेट उसका यूज करो मोबाइल का, और जल्दी से मुझको आंसर बताओ। बॉडी सेंटर, बोलो क्या है, मोबाइल का यूज करो बेटा, हमें तो बस आंसर बताओ यार। है? हो गया, चलिए पहले मुझे इतना बता दो, डेंसिटी आपको किसमें दी गई है, तो 10 की पावर 7 ZA/6 क्यूब इंटू 10 की पावर 7। जेड ए की वैल्यू बोलो 120, 6। ए आपको पिकोमीटर में दिया गया, कोई छिड़कानी नहीं करेंगे, 400 का क्यूब कर देंगे, बोला इंटू 10 की पावर। जेड आपको निकालना है, क्योंकि मुझे आंसर मालूम है बेटा, जेड की वैल्यू क्या आ रही 2, और अगर जेड की वैल्यू 2 है तो अरेंजमेंट कौन सा होगा, BCC। ओके, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। और मेरी बात सुनो, सॉल्व करने का एक सबसे बड़ा तरीका, एज लेंथ को एक अंक तक दशमलव ले आया करो। मैं तो 4 मत सोचो, तुम सोचो 4 इंटू 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 जब क्यूब करोगे तो 10 की पावर 6, 10 की पावर 7 से 10 की पावर 6 कट गया, ऊपर बचा 10। यहां पर हमेशा एक डिजिट रखा करो, हमेशा। तो मान लो आप कहते एज लेंथ है 325 पिकोमीटर, तो यहां पर रखते 3.25 इंटू 10 की पावर 2। पावर को सबसे पहले कैंसिल करने का प्रयास किया करो तो ओके हो जाएगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व तो करनी समझ में आया बेटा। ये बताओ, अच्छा हमने BCC को लिख दिया, जेड का वैल्यू 2, रैंक ऑफ सॉलिड 2, इफेक्टिव एटम 2, ये किसमें होता है, BCC में होता है। दूसरा क्वेश्चन HW, दूसरा क्वेश्चन मेरा HW, लिथियम हैज BCC स्ट्रक्चर मतलब जेड बराबर 2, बॉडी सेंटर वाला। इट्स डेंसिटी
इज 530 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जल्दी बोलो मैं, सीरियस या एसआई? एसआई। तो 10 की पावर 7 में 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 की पावर 10 हो जाएगा। सीधे फॉरवर्ड लगाएंगे। ओके, इट्स डेंसिटी बनाना एंड इट्स एटॉमिक वेट is 6.94. Then calculate the radius of lithium atom. सवाल तो HW है, लेकिन इसकी थीम हम आपसे समझना चाहेंगे। थीम बता दीजिए। सबसे पहले डेंसिटी की हेल्प से A निकालोगे। A मतलब एज लेंथ, और चूंकि बेटा ये BCC में अरेंज है तो A√3 बराबर 4R, वहां से R की वैल्यू निकाल। क्लियर? अब आपको हम कल साढ़े 3 बजे पढ़ाएंगे बारे में, आयनिक सॉलिड के बारे में, और पीजो इलेक्ट्रिक एंड फेरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं। कल ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू। आज जो पहले क्लियर हुआ।